Hello everyone, good afternoon. This is Sandan Singh, cyber forensic expert from Cross Security. Good noon. How are you? Hello. गुड सर। नहीं सर। ओके, तो जैसे कि हमने बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे साइबर फोरेंसिक्स के बारे में के टॉपिक के ऊपर। मैं यस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है, हमारा फॉरेंसिक्स क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है, उसका क्या हमारा रोल्स है, क्या हमारा उसका स्टैंडर्ड्स है, कैसे हम कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे। फिर हमारा फॉरेंसिक का मॉडल, उसके बारे में बताया जाएगा। फॉरेंसिक के प्रोसेसेस किस टाइप से हम इसका इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा वो होगा, इसका क्या नीड्स होगा, बेनिफिट्स होगा किसी ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर हमारा जो भी जहाँ पे भी क्राइम्स हो रहा है हमारा उन सब जगह पे। फिर एप्लीकेशंस, इसका क्या कहाँ कहाँ पे ये यूज होगा हमारा, ये सारा चीज। स्किल्स, क्या क्या हमको स्किल्स चाहिए इसके लिए, क्या क्या चैलेंजेस आता है इसमें। फिर कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे, उसके बाद इसका लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉरेंसिक्स क्या है। फॉरेंसिक हमारा किसी भी क्राइम को, जैसे कि कोई क्राइम हमारा होता है पास्ट में, उसके बाद जो हमारा एविडेंस का कलेक्शन होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद हम कोर्ट में उसको सबमिट करते हैं किसी का भी एक्शन या फिर इनोसेंस प्रूव करने के लिए वो चीज। अब इसको किस किस तरीके से किया जाता है, कैसे हमको कोर्ट में इसको प्रेजेंट करना है, उन सब का हमारा स्टैंडर्ड्स दिया रहता है। हर जगह का अपना अपना स्टैंडर्ड्स है। जैसे अपना जो हमारा जुडिक्शन का लॉज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स हो गया, वो सारा चीज। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है। डिजिटल फॉरेंसिक्स भी हमारा फॉरेंसिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम एविडेंस जो हमारा रहता है या फिर इंफॉर्मेशन जो हमारा डिजिटल डिवाइसेस की में हमारा फ्लो हो रहा हो, ट्रांसमिट हो रहा हो या फिर कहीं स्टोर्ड हो, जिसमें भी हमारा ऐसा क्राइम जिसमें भी हमारा डिजिटल डिवाइसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो सारा हमारा उस टाइप का हमारा जो फॉरेंसिक्स होगा उसमें हमारा उसको डिजिटल फॉरेंसिक्स करेंगे। अब इसमें कैसे होता है, एविडेंस जैसे क्राइम सीन पे कोई पहुंचा इन्वेस्टिगेटर, उसके बाद तो वहाँ पे सबसे पहले क्राइम सीन का हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर एविडेंस को कलेक्ट वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, फिर प्रिजर्व करना होगा। प्रिजर्व करके फिर हम उसको फिर से एग्जामिनेशन एनालिसिस होगा। उसके बाद फिर हमारा उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा किस टाइप से हमारा क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए स्टार्टिंग टू एंड तक। ओके, स्टार्टिंग टू एंड। उसके बाद फिर हम जब डॉक्यूमेंटेशन हमारा हो जाएगा तो फिर हम उसको फिर कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। अब इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कोर्ट में जैसे कि हमारा जज हो गया या फिर जूरी, अब वो लोग हमारा टेक्निकल नॉलेज नहीं उन लोग को रहता है, तो अब इस तरीके से डॉक्यूमेंट करके हम लोग को प्रेजेंट करना है कि वो सभी को हमारा कोर्ट में अंडरस्टैंडेबल रहे। ओके, हेलो। यस सर। हाँ, अब इसका ब्रांचेस क्या है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, इसमें हमारा बहुत चीज आ जाता है। जैसे कि हम क्राइम सीन पे जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ कंप्यूटर ही सिस्टम मिले या फिर हमको सिर्फ किसी चीज का डाटाबेस ही मिले। अब वहाँ पे बहुत सारा चीज मिल सकता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारा कंप्यूटिंग सिस्टम भी है, फायरवॉल भी लगा रहता है, डाटाबेसेस भी है, वहाँ पे हमारा नेटवर्क से रिलेटेड। हेलो, माइक आप अपना म्यूट कर लीजिएगा, आवाज बहुत आ रही है उधर से। वहाँ पे फिर बहुत चीज मिलता है, मोबाइल फोन्स पे मिल सकता है। तो इन सब का जब एनालिसिस होता है, हर एक चीज का हमारा अलग अलग, इसमें हर एक चीज का हमारा अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग टाइप से इन्वेस्टिगेशन होगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और क्लाउड फॉरेंसिक्स का।
जैसे विंडोज का हो गया कंप्यूटर में। अब विंडोज जैसे कि एक फिजिकल सिस्टम हमारा रखा है, उसका जो एनालिसिस के बाद जो प्रोसेसेस होगा हमारा, ठीक है, उसमें जो जो चीज हम फाइंड करेंगे, यूजर एक्टिविटीज चाहे कुछ भी। अब क्लाउड में हमारा देख क्या होगा, क्लाउड हमारा सिर्फ ये लोकेशन चेंज हो रहा है, एक हमारा फिजिकल है, एक हमारा क्लाउड पे है सिस्टम, बट दोनों विंडोज ही है। तो बस उसका जो क्लोन किया जाएगा सबसे पहले, उसका प्रोसेस हमारा चेंज होगा, बाकी जो हम चीज करेंगे उसमें जो भी चीज हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उससे, आर्टिफैक्ट्स जो हम वहाँ पे प्रूव, जिसको रिलेट करके एविडेंस बनाएंगे बनाएंगे ताकि वो कोर्ट में सब प्रूव हो सके कि वो एक्शन किसी का हुआ है, किसी ने किया है। तो उन सब चीज को जब एनालाइज किया जाएगा ना, तो वो सारा कुछ हमारा सेम ही होगा, बस आगे का हमारा जो क्लोनिंग का प्रोसेस हो गया, मतलब कुछ प्रोसेस हमारा बस चेंज होता है, बाकी सारा हमारा लगभग सेम रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये जैसे कुछ हमारा डिजिटल एविडेंसेस है, एग्जांपल्स दिया गया है। अब एविडेंस किसी में भी हो सकता है, हमारा कोई भी उसका सोर्स हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, मोबाइल फोन्स, हार्ड डिस्क, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब इसका देखिए एविडेंस किसको बोलेंगे, डिजिटल एविडेंस। सस्पेक्ट सस्पिशियस एविडेंस तो हमारा सारा होगा जो हमको क्राइम सीन पर से मिलता है, जितना भी डिवाइसेस हो गया चाहे कुछ भी, वो सारा हमारा सस्पिशियस रहता है। ठीक है। बट जो एविडेंस हमारा केस को आगे लेके जाने में रिलेट करके केस सॉल्व करने में हेल्प करे, वो हमारा वैल्यू मतलब वैल्यूएबल एविडेंस, वो हमारा एक तो एविडेंस कहलाएगा मेन। अब एविडेंस हमारा कहीं किसी भी तरीके से हो सकता है, जो डिस्क हमको मिलता है, जो भी डिजिटल डिवाइस है, किसी भी तरीके से उसमें हमारा एविडेंस हो सकता है, या तो हमारा उसमें फ्लो हो रहा हो, जैसे नेटवर्क्स में हमारा राउटर्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, या फिर हमारा कहीं पे स्टोर्ड है, चाहे वो प्रिंटर का डाटा हो जैसे स्पूल फाइल्स हो गया या कुछ और। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि कोर्ट में जब हम इसको सबमिट करेंगे तो क्या क्या हमारा ये पॉइंट्स रिमेम्बर करके रखना है, जैसे कि हमारा एविडेंस जो है एडमिसिबल होना चाहिए। अब कोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा कुछ रूल्स दिया गया है कि एविडेंस किसी भी कंडीशन में से टैंपर नहीं होना चाहिए। कुछ चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो हमारा ह्यूमन एरर के कारण हो, चाहे हमारा सिस्टम एरर के कारण हो, बट वो टैंपर नहीं होना चाहिए। तो वो हो गया। इस तरीके से हमारे कोर्ट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो एडमिसिबल होना चाहिए, तभी हम उस एविडेंस को सबमिट कर पाएंगे। फिर हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए, वो एविडेंस हमारा फेक नहीं, रियल एविडेंस होना चाहिए, किसी भी तरीके का उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कोर्ट में इजिली टू, क्योंकि सबको ज्यूरी को हो गया, फिर या फिर जज हो गया, हमारे सबको सही से पता होना चाहिए। रिलायबल। अब इस चीज में हमको डाउट नहीं है, जब सबमिट हो रहा होगा वहां पे कोर्ट में, तो वहां पे फिर टेस्टिफाई किया जाता है। तो टेस्टिफाई करने के कारण हम इस उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इस कारण से हम पहले भी एक बार उसको टेस्टिफाई खुद से किया जाएगा, ताकि वहां डाउट नहीं होना चाहिए कि एविडेंस हमारा किसी मतलब सही है या गलत है कुछ। फिर कंप्लीट होना चाहिए, जिस ऐसा एविडेंस ही सबमिट करना है जिससे कि किसी भी अटैकर का पूरे तरह से एक्शन प्रूव किया जा सके। अब एविडेंस का, डिजिटल एविडेंसेस का टाइप्स, जैसे कि वॉलेटाइल डाटा हो गया या फिर नॉन वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल डाटा कौन सा हो गया, वैसा डाटा जो हमारा सिस्टम ऑफ होने के बाद, जैसे कि रैम का डाटा, कैश मेमोरीज, टेम्पररी फाइल्स, ये सारा चीज वो जो क्लियर हो जाए। बट नॉन वॉलेटाइल डाटा वो है जो हमारा क्लियर नहीं होगा, सिस्टम ऑफ हो चाहे कुछ हो। अब जैसे पेन ड्राइव में हमारा कुछ मीडिया मल्टीमीडिया फाइल्स हो गया, कुछ मैसेजेस, ये सब इस टाइप का एग्जांपल्स। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि हमारा अगर ब्राउजर से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन निकालें हैं तो इंटरनेट हिस्ट्री फाइल्स हो गया, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, फिर फाइल सिस्टम से रिलेटेड हो गया, या मल्टीमीडिया कुछ फाइल्स जो हम हार्ड डिस्क में नॉन वोलेटाइल डाटा है, तो उस टाइम में हम स्लैक स्पेसेस, अनलोकेटेड स्पेसेस, इन सब में। अब जैसे कि हमको कुछ कनेक्शंस जो ऐसे वेब एप्लीकेशन कुछ चैट रूम्स हो गया या पेयर टू पेयर कनेक्शंस हो गया, उन सब का डाटा के लिए हमारा ये सब जगह देखेंगे, कन्वर्सेशंस किसी का बात, वो सब चीज़।
फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गया, फिर हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर। अब फोल्डर का स्ट्रक्चर जैसे कि कोई जेन्युइन एप्लीकेशन अगर है तो उसका जो हमारा स्ट्रक्चर बना होगा फोल्डर का कि इस फोल्डर में ही हमारा इंस्टॉल होगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, तो इसी तरीके से हमारा रहना चाहिए, वो सारा चीज देखना चेक करना हमारा। फिर हमारा मैक टाइम स्टैम्प होता है हर एक फाइल का। मैक टाइम स्टैम्प क्या होता है? मॉडिफाइड, एक्सेस्ड और क्रिएटेड। अब जब भी कोई फाइल हमारा बनता है तो एक मैक टाइम स्टैम्प उसको अलॉट किया जाता है, उसका बन जाता है कि अभी ये फाइल बना है। फिर जब वो एक्सेस किया जाएगा फिर वो आ जाएगा, फिर जब वो मॉडिफाई जब भी वो किया जाएगा तो फिर उसका टाइम स्टैम्प वो हमारा शो होगा। अब ये सारी चीज चेक करना है कि हमारा उसमें कोई टेम्परेशन तो नहीं हुआ है, वो हमारा जैसे कि जो फाइल का क्रिएशन टाइम है, कब इंटर किया सिस्टम में, जैसे कि कोई मालवेयर हमारे सिस्टम में इंटर किया तो अब टाइम स्टैम्प उस टाइम के अप्रोक्स में हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा हमारा प्रोसेसेस चालू हुआ, उससे रिलेटेड कि अगर वो प्रोसेस हमारा किसी एप्लीकेशन में कोई मालवेयर के थ्रू या किसी भी चीज के भी थ्रू, जिस भी चीज के थ्रू हमारा ये हुआ, तो वो टाइम स्टैम्प को मिलाएंगे, ठीक है, उससे मिला के रिलेट करके तब देखेंगे। फिर फाइल की शेयरिंग एबिलिटी, वो सारा चीज चेक करना होगा। परमिशंस हो गया, फाइल का परमिशंस, कौन कौन उसको एक्सेस किया, कौन क्या किया, उसको उसके थ्रू मॉडिफाई किया, कौन कोई अगर हमारा अगर कुछ एफटीपी सर्वर या कुछ उस टाइप का होस्ट चल रहा है तो वहां से उसमें हमारा किस फाइल को डाला गया है, किस तरीके का स्क्रिप्ट डाला गया, वो सारा चीज चेक करना। अब ये एक हमारा दिया गया है मॉडल, किस तरीके से हमको इन्वेस्टिगेशन होगा। जब भी कोई क्राइम सीन पे जब कोई पहुंचता है तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होता है। सबसे पहले क्राइम सीन पे पहुंच के आइडेंटिफिकेशन होगा एविडेंसेस का, उसके बाद फिर प्रिपरेशन कि क्या क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, वही चीज़ हमारा फिर जो हमारा स्टैंडर्ड्स बनाया जाएगा, स्ट्रैटेजीज जो भी चीज़ बनाएंगे वो सारा चीज़ बनेगा। फिर एविडेंस को प्रिजर्व करने का, फिर जब प्रिजर्वेशन का सब कुछ रेडी है उसके बाद उसको कलेक्ट करके फिर एग्जामिन किया जाएगा क्या क्या चीज़ उससे कुछ कुछ चीज़ जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, लाखों फाइल्स है हमारे एक हार्ड डिस्क में या फिर जो भी सिस्टम मोबाइल फोन मिलता है। अब उससे हम एक टाइप का फाइल सबको हम अलग कर लेंगे, अब उसमें से सस्पिशियस खोज के, क्योंकि तब तक हमारा सारा फाइल सस्पिशियस रहेगा जब तक कि वो प्रूव नहीं हो जाए कि वो सचमुच में हमारा मैलिशियस है। तो उस फाइल्स को हम फिर एनालाइज करेंगे। अब जब अगर जरूरी नहीं है कि एक ही बार एनालाइज की और हमारा सब कुछ रेडी हो गया। अब एनालिसिस को हम जब एक बार एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद फिर से हम उसको एग्जामिन करने के लिए फिर से करेंगे, री एग्जामिन करेंगे, अगर फिर से कुछ मिलता है तो फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। इस तरीके से जब तक पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है कि हमारा रिजल्ट जो आया है वो सही आया है। एक टूल से भी नहीं करना है, 2 टूल से 3 टूल से यूज करना किया जाता है ताकि ये प्रूव हो सके कि जो हम रिजल्ट आ रहा है हमारा वो सही आ रहा है हर एक चीज से कि नहीं आ रहा है। अगर गलत आता है तब फिर उसको चेक किया जाएगा। अब ये सारा जो प्रोसेस होगा इन सब का हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि क्या क्या चीज किए, क्यों क्यों किए, किस मेथड से किए, कौन सा टूल यूज किए, टूल का वर्जन हमारा क्या था, सारा चीज। फिर उसको प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, फिर सारा एविडेंस हमारा कोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमारा वही चीज दिया है डिजिटल एविडेंस का प्रोसेस। पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर प्रिजर्वेशन, फिर उसका एनालिसिस, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसका प्रेजेंटेशन कोर्ट में। आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीज देखेंगे कि क्या क्या एविडेंस हमको क्राइम सीन पर से मिला है, कहाँ वो स्टोर्ड था, आ, किस जगह पे स्टोर था, किस कंडीशन में था, ऑन था, उसका स्टेट देखेंगे, ऑन था हमारा सिस्टम या फिर जो भी चीज मिलता है एविडेंस, या ऑफ था। फिर हमारा वो किस टाइप का सिस्टम था, मोबाइल फोन था, स्मार्ट कार्स था, डोंगल्स था, फिर हमारा कुछ और अलग कोई डिवाइस रहता है हमारा ड्रोन्स व्रोन्स, तो वो चीज़ हमारा हो गया। तो वो फिर हम और देखेंगे उसका एविडेंस का टाइप्स इंफॉर्मेशन और गैदर करेंगे उससे।
कि किस टाइप का हमारा था, क्या उसका हमारा, जैसे कि अगर सिस्टम मिलता है तो वो कौन सा हमारा फाइल सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब इंस्टॉल्ड हुआ था, ये सारा चीज हो गया। फिर उसका फॉर्मेट देखा जाएगा। अब एविडेंस को प्रिजर्व करना, एविडेंस को प्रिजर्व इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, ओरिजिनल एविडेंस जो रहता है, वी शुड नेवर हैव टू वर्क ऑन द ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस को जो हमको मिलता है उसको सबसे पहले हम क्लोन किया जाता है। उसके बाद क्लोन करने के बाद उस एविडेंस को प्रिजर्व करके सही तरीके से उसको आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि जो ओरिजिनल एविडेंस होगा वही हमारा कोर्ट में सबमिट होगा, और जो हम एनालिसिस करेंगे वो क्लोन पे करेंगे। अब क्लोन क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी करते हैं तो हमारा जो फाइल रहता है वो एक्चुअल फाइल बस कॉपी होता है, उसका मेटा डेटा मतलब पूरा चीज कॉपी नहीं होता है। अब क्लोनिंग में क्या होता है, जो हमारा हार्ड डिस्क रहता है उसका एक एक बिट कॉपी हो जाता है। ठीक है। अब एक एक बिट कॉपी होता है तो हम जिस तरीके से हमारा पुराना हार्ड डिस्क था, पुराना फाइल सिस्टम था, जो भी मोबाइल फोन था, वो सारा कुछ एक एक मेटा डेटा के साथ हमारा आता है। तो फिर हम अब वो हमारा फिजिकल एक्वेशन जो होता है हमारा, उसी से हम रिकवरी भी पॉसिबल है हमारा, क्योंकि अब जैसे कोई कॉपीज बनाया जाता है या फिर हम उसका रॉ फाइल रॉ कॉपी बनाए, तो उसमें क्या होता है हमारा, क्या कि जो कंटेंट उसमें एक्चुअली में पड़ा है उस टाइम पे, वो सिर्फ हमारा उसका क्लोन बनता है। बट जो हमारा फुल एक्विजिशन होता है उसमें क्या होता है कि एक एक बिट जो हमारा खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेसेस हो गया, अनलोकेटेड स्पेसेस हो गया, स्लैक स्पेस हो गया, इन सब का भी हमारा क्लोन बनता है, जिससे कि हमारा उससे रिकवरी पॉसिबल हो सकता है। बट रिकवरी में भी कंडीशन हमारा ये रहता है कि उसमें मतलब किस टाइप से वो डिलीट हुआ है फाइल हमारा। अगर डिलीट हो चुका है हमारा तो वो फिर ओवरराइट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारा चीज फिर आगे होगा। अब जो इसको प्रिजर्व करेंगे तो प्रिजर्व भी हमको जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अब उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस अगर रखा रहेगा तो वो टेम्पर हो सकता है कुछ टाइम, अगर सट के रहा वहां पे हमारा, तो वो खराब हो सकता है। तो वो सारा चीज हमको देख लेना है सही तरीके से, उसका एविडेंस को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, उसका हमारा स्टैंडर्ड्स रूल्स बना रहता है, हर एक चीज का हमारा रूल्स बना है कि इस तरीके से हमारा प्रिजर्व करना है, इस तरीके से हम एविडेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये चीज हम उसमें खोजेंगे। फिर अब एनालिसिस, इसमें हमारा क्या होता है, वही जब से कि हमको कुछ डिस्क मिला, अब उसका एनालिसिस क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन करेंगे क्या क्या कंटेंट्स है उसमें, उसमें से पॉइंट आउट करेंगे जो हमारा इंडिकेटर्स रहेगा, जैसे कि कोई मालवेयर अटैक होता है तो अब वहां पे देखेंगे कौन कौन सा उस टाइम पे नया नया प्रोसेसेस चालू हुआ सिस्टम पे, क्या क्या चीज हुआ। ठीक है, वो सारा चीज फाइंड करना। उसके बाद फिर हम जब एनालिसिस करेंगे, जब प्रोसेस हमको जैसे मैलिशियस कुछ मिल गया, अब उस प्रोसेस को एक एक करके फिर फाइंड किया जाएगा कि वो हमारा क्या था एक्चुअली में, किस किस चीज से बना था, वो फिर हमारा मालवेयर एनालिसिस उस टाइम काम आएगा। अब जरूरी नहीं है कि हम आज जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक ही बार में हो जाए, 2 बार 3 बार होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाता है हर एक बार। 2 बार तुम, रूल ही हमारा ये है कि कोई भी चीज एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो एक बार में नहीं करना है। एक बार में हो सकता है हमारा कुछ कम एविडेंसेस मिले, 2 बार 3 बार ट्राई करना है, ताकि जब तक हमारा एविडेंस मिलते नहीं मिलना बंद नहीं हो जाए। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी हम चीज कर रहे हैं वहाँ पे, जो जो हम विजिबल डाटाज है या फिर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस भी टूल से कर रहे हैं, हर एक चीज का हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब इसमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन में भी हमारा फोटोग्राफ लिया जाता है, स्केच बनाया जाता है। फिर उसको प्रेजेंट करना कोर्ट में। अब प्रेजेंटेशन में जैसे कि हम कुछ सबमिट कर रहे हैं वहां पे, अब ऐसे नहीं सबमिट करना है जो हमको वहां पे बताया गया है कि किस तरीके से, मतलब आप जैसे एक हर एक जुरिडिक्शन का अपना अपना रूल्स दिया गया है कि इस तरीके से प्रेजेंट करना है वहां पे, क्रेडेंशियल्स अगर कुछ हो गया इस टाइप का, हमारा ट्रेनिंग्स, वो सारा चीज वहां पे, वो सारा चीज भी आ जाता है।
एक एक डिटेल्स हमको प्रेजेंट करना है, जैसे कि हम वो पढ़े अगर, क्योंकि वो तो हमारा क्राइम सीन पे था नहीं, अब वो पढ़े डॉक्यूमेंट और जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि क्या हुआ वहां पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसका क्या नीड्स है हमारा। अब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारा बहुत सारा नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीजें रहता है। अब इन सब का हमारा, इन सबको भी सिक्योर करके रखना है, इस सब का इंटीग्रिटी भी मेंटेन करके रखना है, इन सब चीजों में भी इसका नीड है हमारा। अब जैसे कि अटैकर्स लोग कुछ भी हाईटेक क्राइम कर देता है, तो उन सबको फिर रोकना हो गया, टेररिस्ट लोग को पकड़ना, या किसी भी हमारा साइबर क्रिमिनल को पकड़ना, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से ट्रैक करना। अब जब सारा कुछ ये हमारा हो जाएगा, जब हम ट्रैक कर लेंगे, कोर्ट में जब सबमिट करेंगे, तब जाके हमारा उस क्रिमिनल को हमारा उस एविडेंस के कारण पनिशमेंट या में जो भी मिले हमारा, वो उसको मिलेगा। अब इसका बेनिफिट्स भी है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हुआ हमारा कहीं पे, उन सब चीज को रोकना, हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है, ये सारा चीज। अब बहुत टाइप्स का हमारा क्राइम्स डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़ रहा है हमारा। स्पियोनेज हो गया, स्पाइंग करना किसी के ऊपर, साइबर वॉरफेयर हो गया, इन सब जगह पे बहुत डिजिटल फॉरेंसिक्स का हमारा रोल है। अब ये सारा हमारा इन सब जगह पे भी यूज होता है एप्लीकेशंस, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गया, बैंक सब में हमारा, बैंक सब में अगर जैसे कि कुछ हमारा अटैक होता है या फिर कुछ पैसा से रिलेटेड हमारा कुछ पैसा गया, तो उन सब चीज को हम, उन सब चीज में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है। फिर हमारा जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफीज हो गया, उन सब जगह पे भी जैसे कि टॉर डार्क वेब सब पे हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो उन सब जगह पे इन सब पे भी डार्क वेब फॉरेंसिक्स काम आता है। फिर हमारा सिविल लिटिगेशंस में, फिर हमारा जैसे कि कोई भी रिसोर्सेज का थेफ्ट हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच कर, डाटा ब्रीच हुआ, उन सब जगह पे ईमेल थ्रेट्स, जैसे कि हमारा फिशिंग ईमेल्स हो गया, उन सब टाइम में जैसे कि बहुत सारा हमारा मास अटैक चल रहा है कभी। अब चैलेंजेस इसमें बहुत सारा हमारा आता है। चैलेंजेस ये है कि अब अटैकर लोग को सबसे पहले तो किसी भी टाइप का परमिशन लेने का जरूरत है नहीं, वो लोग साइबर क्रिमिनल्स लोग को, अब वो लोग किसी भी कोई भी टूल यूज किया, कोई भी नया स्क्रिप्ट बनाया और वो अटैक कर दिया। ठीक है। बट जब इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इन्वेस्टिगेटर को बहुत सारा एक हर्डल्स आ जाएगा। पहले उसको मतलब लाइसेंस लॉ वो लेना, वारंट इशू करवाना होगा सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए। फिर अगर कुछ होता है तो फिर उस आईपी एड्रेस मिला, या फिर हमारा कुछ क्लाउड से रिलेटेड मिलता है, आईपी एड्रेस मिला या फोन नंबर, तो फिर आईएसपी वारंट इशू करवाना होगा, वो अलग टाइम लगेगा। फिर अगर हमारा क्लाउड से रिलेटेड है, तो क्लाउड में फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वारंट, वो अलग फिर हमारा टाइम लगाएगा। पासवर्ड, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक, पासवर्ड्स लगा दिया, इनक्रिप्ट कर दिया फाइल्स को, स्टेनोग्राफी कर दिया गया, तो वहां पे हमारा टाइम लगेगा। जब तक पासवर्ड अब डिक्रिप्ट नहीं होगा, तब तक तो हम उसको आगे देख नहीं सकते हैं। डाटा डिलीट कर दिया, तो फिर हमको पहले अब रिकवरी करना होगा। रिकवरी जरूरी नहीं है कि हमारा कोई भी चीज तुरंत रिकवर हो जाए, जो जरूरी नहीं कि कोई भी चीज तुम्हारा तुरंत में रिकवर हो जाए, वो टाइम लगता है। जितना बड़ा तुम्हारा डिस्क रहेगा, हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी है, उतना टाइम तुम्हारा लगेगा। अब एविडेंस, अब एविडेंस हमारा हर एक बार क्राइम सीन पे मतलब फिजिकली नहीं मिल पाता है, बहुत बार हमारा डिजिटल एविडेंस जो वॉलेटाइल डाटाज हो गया, वो सब मिलता है। तो वॉलेटाइल डाटा सबको हमको कैप्चर करने में, उसको सही तरीके से प्रिजर्व करके रखने में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स आता है। अब अगर भूल से भी किसी भी तरह से टूल के एरर के कारण या ह्यूमन एरर के कारण एक बिट भी अगर उसमें कुछ हुआ चेंजेस, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर एक और नया हमारा है, जैसे डे टू डे लाइफ में हमारा सिस्टम्स एडवांस होते जा रहा है, सब कुछ एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है। तो अब क्लाउड में भी हमारा बहुत सारा क्लाउड्स पे सिस्टम होस्ट हो रहा है।
बहुत सारा फिजिकली है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे कि हम पहुंचे क्राइम सीन पे, अब अगर हमारा सारा फिजिकल सिस्टम है या फिर हमारा सारा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इजी हो सकता है। बट अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग लोकेशन पे हमारा सिस्टम है, मतलब एक हमारा यहाँ फिजिकली है, कोई क्लाउड पे है, कुछ कहीं है, तो उसमें हमको हर एक चीज में वही होगा, कलेक्शन का प्रोसेस, उसका क्लोनिंग का प्रोसेस हमारा अलग अलग होगा, तो वो एक चैलेंज है हमारा। फिर एनोनिमिटी, अब जो अटैकर्स लोग होता है वो ये कर देता है, आईपी एड्रेस हाइड कर दिया, या फिर हमारा आईपी एड्रेस स्पूफ किया, प्रॉक्सी लगाया, टॉर का यूज किया, तो अब जब वहां पे फेक आईपीज आ रहा है तो वहां पे हमारा फिर उन सबको ट्रेस करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसका स्किल्स क्या क्या चीज चाहिए, जैसे किसी को कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अगर बनना है किसी को, तो उसके लिए जैसे कि कंप्यूटर्स का नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया थोड़ा बहुत, वो सारा चीज, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फाइल सिस्टम एनटीएफएस क्या होता है, कैसे उसका वर्किंग है, फैट कैसे वर्क करता है, ये सारा चीज। एनालिटिकल स्किल्स हो गया हमारा। फिर इंटरोगेशन स्किल्स भी हमारा हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेटर्स को कभी विक्टिम हो गया या फिर हमारा सस्पेक्ट है तो उन सब से इंटरोगेट करना होगा, तो वो सारा चीज हमारा। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब इस वहाँ पे हमारा इस तरीके से उससे इंटरोगेट करना है कि उसके बाद तो बाद में उसका मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड के बारे में, वो किस टाइप का पर्सन हो सकता है, इस तरीके का वो पर्सन, वो फाइंड भी करना है हमें। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर साइंस के बारे में भी का भी पता होना चाहिए, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, बाकी चीज हमारा एप्लीकेशंस हो गया, वेब हो गया, नेटवर्क्स हो गया, इन सब चीज के बारे में, कैसे हमारा अटैक होता है, जो अटैक्स हमारा पहले होता है, जब तक हम अटैक्स के बारे में नहीं जानेंगे कि किस टाइप से हमारा अटैक होता है, तब तक हम फॉरेंसिक्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जैसे कि हमारा एग्जांपल लेते हैं, लॉग फाइल। एक लॉग फाइल है हमारा, अब उसमें समझो जो भी, जैसे कि वेब सर्वर पे हमारा कोई क्वेरी डाला गया, एसक्यूएल क्वेरी या किसी भी टाइप का स्क्रिप्ट लगाया गया, अब जो लॉग फाइल हमारा है उसमें हमारा वो क्वेरी स्क्रिप्ट वो शो होगा, ठीक है, कि किस टाइप कौन सा हमारा क्वेरी डाला गया। बट अगर हमको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है हमारा, तो हम सामने से वो निकल जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप से हमारा अटैक्स होता है, किस किस तरीके से हमारा मालवेयर से बनता है। वेब के बारे में, नेटवर्क्स में हमारा आ जाएगा, नेटवर्क कैसे फ्लो होता है, नेटवर्क के थ्रू हमारा पैकेट्स कैसे जाता है। इन नॉलेज ऑफ इन लेटेस्ट इंट्रूडर टूल्स, टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस किस कौन कौन सा टूल्स है हैक करने के लिए हमारा, जो टूल्स भी हो गया, स्क्रिप्ट्स भी हो गया हमारा। स्क्रिप्ट्स तो याद नहीं होता है, वो आपको समझना होता है कि किस तरीके से हम स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा समझ में, तब हमारा आप स्क्रिप्ट्स बना पाएंगे। बट टूल्स, जैसे कि फॉरेंसिक्स में हमारा टूल्स आ जाएगा, टूल्स बेस्ड। अब इसमें हमको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि टूल्स किस तरीके से वर्क करता है, कौन सा मेथोलॉजी फॉलो करता है, ये सारा चीज। अब क्रिप्टोग्राफी हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, इन सब चीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर एविडेंस को किस तरीके से हमको हैंडल करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे हमको उसका क्या क्या रूल्स है, वो सारा चीज हमारा। कोर्ट में कैसे हम विटनेस के तौर पे एक्सपर्ट विटनेस बनेंगे, वो चीज। क्योंकि जब कोर्ट में टेस्टिफाई करवाया जाता है तो किसी एक को टेस्टिफाई करना होता है कि जो भी चीज हमारा वहां पे हो रहा था, क्राइम सीन पे हो रहा था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो सारा कुछ उसके आंख के साथ, जो विटनेस रहेगा उसके आंख के सामने होगा, वो सारा कुछ वहां पे टेस्टिफाई करवाएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले वॉलेटाइल डाटा, एक टूल जैसे हमारा इमेजर, एफटीके इमेजर है। अब रैम की मेमोरी, हमारा जो रैम में वो मेमोरी हमारा है, जैसे कि रैम सिस्टम हमारा स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होने से जब तक हमारा क्लोन हम करते हैं,
उसके बीच का हमारा जो रैम में प्रोसेसर चलता है, जो भी हम सिस्टम में एक्टिविटीज करते हैं वो सारा कुछ हमारा वहाँ स्टोर होता है। ठीक है। अब हमको सबसे पहले रैम का मेमोरी इसलिए क्लोन करना है क्योंकि जैसे कि एग्जांपल 10 से 12 बजे के बीच में हमारा कोई अटैक हुआ। ठीक है। अब अगर हम 12 बजे जैसे कि हम वहाँ पहुंचे और उसके बाद हम रैम का डाटा छोड़ के हम हार्ड डिस्क का या फिर दूसरा कुछ हम क्लोन करने लगे। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि जो रैम में जो डाटा है जो चल रहा है वहाँ पे, उसमें हमारा इसका भी जो एक्टिविटीज जो जो हम अभी किए वो सारा भी हमारा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वो सारा भी हम उसमें मर्ज हो जाएगा रैम में। तो उस टाइम पे हमको फिर उसको फाइंड करने में एनालाइज करने में प्रॉब्लम होगा। इस कारण से सबसे पहले जो रूल है हमारा कि सबसे पहले वॉलेटाइल डाटा कैप्चर होगा, तो वो चीज़ किया जाएगा। जैसे एफडी के इमेजर हो गया, हमारा बेल का सॉफ्ट का रैम कैप्चर हो गया, उन सब से किया जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया गया, डेस्टिनेशन फोल्डर एक सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप। मेम डंप, कैप्चर मेमोरी, जितना बड़ा हमारा रैम रहेगा उस पूरे का वो हमारा क्लोन करेगा। अब इस टूल से हमारा वॉलेटाइल डाटा भी कैप्चर होगा, नॉन वॉलेटाइल डाटा भी कैप्चर होगा, तो वो भी करके दिखाएंगे आगे। अब जितना बड़ा, फिर से वही बात यहाँ पे आता है, अब जितना बड़ा हमारा रैम रहा या फिर हमारा हार्ड डिस्क रहा, तो वो क्लोन होने में हमारा उतना ही टाइम लगेगा। अब जरूरी नहीं है कि हमारा, क्योंकि इसमें हमारा इन्वेस्टिगेटर्स को पेशेंस भी होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अब जब इन्वेस्टिगेशन जब क्लोनिंग कर किया जाता है तो कभी कभी वो सप्ताह भी लग जाता है, रिकवरीज में हमारा महीनों लग जाता है, ऐसा भी होता है। तो अब उन सब टाइम में हमको पेशेंस भी चाहिए, अगर पेशेंस नहीं रहा तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे कि क्लोन होता है तो हम एक पहले से क्लोन किए हुए हैं वो दिखाते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर रेड लाइन है। इसको अब जैसे हम यहाँ रेड लाइन ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ होगा। रैम की मेमोरी क्लोन करने के बाद हम यहाँ पे एनालाइज डाटा पे क्लिक करने, फ्रॉम सेव्ड फाइल। अब यहाँ पे हम इसका एक मेमोरी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी इमेज हमको रैम का मिला है, डॉट मेम फाइल। इस तरीके से मेम फाइल रहेगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है हमको। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इंडिकेटर्स हमारे पास है विंडोज का, तो वो हम सेलेक्ट कहाँ पे करेंगे, वो सारे स्क्रिप्ट्स डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसको एनालाइज के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो एनालिसिस मेरा हो चुका है, ये टाइम लगेगा एनालाइज होने में, इसलिए हमने पहले से लोड करके रखा है। जैसे कि अब कोई अटैक हुआ किसी टाइम पे, अब वहां पे हम क्या देखेंगे कि उस टाइम के अप्रॉक्स में हमारा कौन कौन सा, अगर जैसे मालवेयर ही इंजेक्ट हुआ है हमारा सिस्टम में, तो उस टाइम के अप्रॉक्स में कौन कौन सा हमारा प्रोसेसेस चल रहा था, वो चीज पहले फाइंड करना। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे प्रोसेसेस लिस्ट हो रहा है, जैसे कि एक ये हमको सस्पिशियस लग रहा है, जैसे कि एक सस्पिशियस लगा। और देखते हैं नीचे। हेलो। 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो, अब
ये सब जो टूल्स जैसे हैं हमारा, तो ये क्या करता है कि हमारा जैसे क्लोन करके हम इसमें उस रैम की इमेज को लोड कर दिए। अब क्या होगा, हमारा ये टूल सारी चीज को एक लिस्ट कर देगा, कैटेगराइज कर देगा अलग अलग चीज, जैसे प्रोसेस हो गया। अभी हम रैम का कर रहे हैं तो ये रैम का डाटा यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। अब नॉन वोलेटाइल डाटा करेंगे तो फिर नॉन वोलेटाइल डाटा आएगा। बट ये रेड लाइन टूल जो है हमारा, ये सिर्फ हमारा इसका करता है, रैम का डाटा मतलब वोलेटाइल डाटा। तो अब प्रोसेसेस जैसे कुछ हमको मिलता है तो फिर उसका हम देखेंगे इस टूल से नहीं, दूसरे टूल से हम देखेंगे कि फिर उसमें हमारा कौन कौन सा हैंडल्स था। जैसे कि यहाँ पर से भी, यहाँ पे भी शो होगा हमारा कौन कौन सा हैंडल, क्रोम का हमारा यहाँ पे आ रहा है। जैसे कैल्क हमारा एक सस्पिशियस मानते हैं अभी के लिए, तो उसमें देखेंगे हम कौन कौन सा हैंडल्स कहाँ पे वो स्टोर्ड है, वो सारा चीज। उसको फिर हम डंप करके फिर वहां पर से चेक किया जाएगा कि वो हमारा मैलिशियस, उसको जब मालवेयर एनालिसिस आगे होगा हमारा, उस प्रोसेस को फिर हम डंप करेंगे। उसको फिर हम देखेंगे कि कौन क्या क्या डीएलएल्स उसमें एडेड था, कौन कौन सा डीएलएल्स को फिर देखेंगे कि कौन सा उसका क्या उसका फंक्शंस था, किस तरीके से वो वर्क करता है वो चीज। अगर जब उस टाइम पे हम अगर पता चलता है कि वो हाँ सस्पिशियस स्ट्रिंग्स है उसमें, मैलिशियस स्ट्रिंग्स है उसमें, मैलिशियस कंटेंट्स है उस हमारे उस डीएलएल या फिर हमारा उस हैंडल्स के अंदर, तब हम जाके उस फाइल को मैलिशियस मानेंगे। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग्स भी शो हो रहा है, नहीं आया स्ट्रिंग्स। पोर्ट्स, पोर्ट जो भी हमारा सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम हमारा प्रोसेस चल रहा था उस टाइम पे, उन सब का पोर्ट्स दिखा रहा है कि उस टाइम पे हमारा वो लिसनिंग था या क्लोज था या स्टेब्लिश था। अब जो जो हमारा लिसनिंग था वो कहाँ किस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड था, वो सारा चीज चेक करना। अगर हमारा जिस आईपी जो मालवेयर हमको मिला है उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलता है, या फिर जो भी हमको आईपी एड्रेस मिला उन सबको पहले फिर देखेंगे। कुछ नया आईपी एड्रेस मिलता है तो उन सबको चेक किया जाए कि वो क्या कहाँ का था आईपी एड्रेस। फिर अगर आईएसपी अगर जेन्युइन आईपी था, फिर आईएसपी वारंट इशू करवा के तब फिर उस आईपी एड्रेस का डिटेल्स हमारा निकलवाना है। मतलब चैलेंजेस इसमें बहुत सारा हमारा आता है। वॉलेटाइल डाटा हमारा इजिली टैम्पर भी हो सकता है, तो वो सारा चीज को ध्यान में रखना है। अब एक चीज ये हेरिकल प्रोसेस, ये क्या है। अब जैसे कि हमारा एक ये लिखते हैं एसवीसी होस्ट, ठीक है, या फिर हाँ इस एसवीसी। अब इसमें क्या दिखा रहा है हमारा, इस प्रोसेस के थ्रू, ये हमारा पेरेंट प्रोसेस है और इसके थ्रू हमारा ये प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सारा चीज हमको भी चेक करना है कि जैसे कि हमारा कोई प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हुआ, अब उसके थ्रू हमारा कौन सा दूसरा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके थ्रू हमारा, क्योंकि जब मालवेयर जब परसिस्टेंस बनाने का टेक्निक्स अप्लाई उसमें सिस्टम में करता है, जिस टाइप से वो कोड किया गया होगा, तो वो एक एक प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेसेस में वो बाइंड होना चालू होता है, नया नया बहुत सारे प्रोसेसेस क्रिएट कर देता है। वो अलग अलग लोकेशंस पे, स्टार्टअप में, टेम्प में, अलग अलग जगह पे वो हाइड होना चालू हो जाता है। तो वो सारा चीज हमको देखना है कहाँ कहाँ पे हाइड हो रहा है, कि एक डायरेक्टरीज मैनेज। उसके बाद फिर हम ड्राइवर्स देखेंगे, उसमें कौन कौन सा ड्राइवर्स उस सिस्टम में इंस्टॉल था हमारा। डीएलएल्स यहाँ पे शो हो रहा है, कुछ कुछ डीएलएल्स भी हमारा आ रहा है, तो वो सारा चीज चेक करना है हमारा कौन कौन सा डीएलएल सब के लिए हमारा अलग से भी टूल्स आता है, उन सब से भी देखेंगे। अब एक इसी चीज को और एनालाइज करने के लिए दूसरा एक टूल है ये वॉलेटिलिटी। अब जैसे रैम का इसमें इंफॉर्मेशन, रैम का इमेज इसमें हम डाल दिए। अब इसको रन करते हैं, जैसे कि हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। डैश डैश हेल्प। अब हेल्प इसलिए करना है ना क्योंकि देखो अब बहुत सारे टूल्स है। अब
हर एक टूल का तुमको अलग अलग प्लगइन्स, उसमें अलग अलग बहुत सारा प्लगइन्स आता है। जिस टाइप का तुम्हारे पास टास्क रहेगा कि जो जो चीज तुमको इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करना होगा, बस वो चीज तुम वहां पे उस टाइप का प्लगइन्स बस ऐड करना है। इसलिए क्योंकि अब रैम का इमेज हो गया, चलो यहाँ पे अभी मेरे पास छोटा है इमेज है, या फिर छोटा सा हार्ड डिस्क का इमेज है, बट अगर रियल लाइफ में हमारा जरूरी नहीं है कि छोटा ही 1 GB हो, 10 GB हो, इतनी जरूरी नहीं है। वहां पे हजारों GB का भी हो सकता है हार्ड डिस्क का, ऐसा। तो अब वो इस कारण से हम प्लगइन्स जितना कम से कम प्लगइन्स फालतू का लगाएं, ताकि जल्दी से जल्द हमारा वो एनालिसिस हो जाए। अब इमेज लोड करने के बाद लोड करते हैं। ठीक। अब प्लगइन्स हम इसमें लगाएंगे। अब जैसे कि ये विंडोज का इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लगइन्स दिया हुआ है, यहाँ से हमारा विंडोज का प्लगइन्स। इसके बाद हमारा ऊपर में मैक का प्लगइन्स हो जाता है, फिर लिनक्स का। अगर लिनक्स का हमारा इमेज मिलता है रैम का, तो हम ये सारे प्लगइन्स में से जो टास्क है वो लगाएंगे, वो प्लगइन्स हम लगाएंगे। मैक का मिलता है तो ये लगाएंगे। विंडोज में से हम ये सब सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा उसमें कमांड्स एग्जीक्यूट हुआ होगा उस टाइम जब हम क्लोन किए थे, जब से हमारा सिस्टम ऑन हुआ था उस टाइम से हमारा जब हम क्लोन किए थे उसके बीच में कौन कौन सा हमारा कमांड्स क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है। तो कमांड्स के लिए हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा विंडोज डॉट सी एम डी लाइन डॉट सी एम डी लाइन, ये हम प्लगइन लगाएंगे। अब ये हमारा प्लगइन सारा लिस्ट कर दिया कौन कौन से अब देखो, कोई भी EXE फाइल हो या फिर कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी अगर हमारा रन हो रहा है तो बैकग्राउंड में हमारा कमांड ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कि अगर समझो कोई मालवेयर, जैसे कि ये कोई मालवेयर अगर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बैकग्राउंड में हमारा रन हो रहा है हमारा कमांड। जैसे कि पावरशेल के थ्रू हो रहा है तो पावरशेल का हमारा स्क्रिप्ट आ जाएगा, क्या कमांड हमारा डाला गया था। बैट फाइल था अगर हमारा, तो उसका हमारा कमांड आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है हमारा SVC होस्ट्स, इन सब का हमारा दिख रहा है। फिर और वैसे देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेसेस चल रहा था उस टाइम पे उस सिस्टम में। तो फिर हम यहाँ पे उसके लिए है हमारा PS लिस्ट डॉट PS लिस्ट, ये सारा प्रोसेसेस लिस्ट करेगा कौन कौन सा प्रोसेस था। पेरेंट प्रोसेस आईडी से गई सिस्टम का हमारा प्रोसेस आईडी था 4। SMSS का हमारा प्रोसेस आईडी था 268, बट इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी था 4। मतलब कि इसका जो पेरेंट था उसका प्रोसेस आईडी 4 था, तो वो चेक किया जाए कि किसके प्रोसेस कौन सा प्रोसेस का प्रोसेस आईडी 4 था। तो इसका प्रोसेस आईडी 4 था, मतलब इसके थ्रू हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ। अगर हमारा मैलिशियस होता तो फिर इसको आगे करते इन्वेस्टिगेशन इसका होगा, नहीं तो फिर दूसरा प्रोसेस देखा जाएगा कौन सा फिर है। और कोई दूसरा प्लगइन्स जैसे कि ये भी है PS ट्री। ये क्या करेगा, हमारा लिस्ट कर देगा ट्री के फॉर्मेट में जो चीज हम प्रोसेस लिस्ट में देखें। एक मैनुअली हम उसको प्रोसेस लिस्ट और मतलब प्रोसेस आईडी हो गया और पेरेंट प्रोसेस आईडी जो मैनुअली हम कर रहे हैं वो चीज हमारा यहाँ पे इस प्लगइन के थ्रू होगा, PS tree.PS tree। अब यहाँ पे स्टार करके ये डिनोट कर रहा है कि हमारा इसके थ्रू हमारा ये हुआ, इसके थ्रू हमारा ये हुआ, इस प्रोसेस के थ्रू हमारा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसके थ्रू हमारा ये हो गया, फिर ये सारा, मतलब ये जितना भी है हमारा, ये सारा हमारा इस 516 जिसका प्रोसेस आईडी services.exe,
इसके थ्रू हुआ है। अब हमारा यहाँ पे इसके थ्रू हमारा ये वाला फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। इस तरीके से फिर आगे करेंगे। फिर हमारा 5 and 16 से देखो, 5 and 16 जो svc host डॉट exe, इसके थ्रू हमारा ये सारा प्रोसेस यहाँ पे इसको छोड़ के और इसको छोड़ के हमारा सारा उसके थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ तक। तो ये सारा चीज चेक करना है, कौन सा प्रोसेस था, कहाँ क्या उसका हमारा लोकेशन था, हैंडल्स, सेशन आईडी हमारा कब क्रिएट हुआ था वो प्रोसेस। अब टाइम के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे रिलेट करेंगे, क्योंकि फॉरेंसिक्स में क्या है कि हमारा जो भी एनालिसिस किया जाता है वो सारा चीज हमारा ऑटोमेटेड टूल्स रहता है सारे चीज। अब ऑटोमेटेड टूल्स से हमारा तो एक तरीके से ये हेल्प करता है हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में उस हार्ड डिस्क हो गया या फिर रैम से। बट फिर हम लोग का काम रहेगा फिर उसको रिलेट करना, कि जैसे जो भी बताया कि इस प्रोसेस के थ्रू हमारा ये हुआ होगा, ये हुआ। अब जैसे कि कोई क्राइम सीन को लेके किस टाइम पे हमारा क्राइम हुआ था, तो उस तरीके से फिर रिलेट करना रहेगा। अब जैसे कि हमारा ये रैम का हो गया। अब रैम का डाटा क्लोन कर, अब हम इसका देखते हैं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल डाटा। ओके, तो जैसे कि हमारा FTK था, इसमें हम जब रियल टाइम पे काम किया जाएगा तो उस टाइम पे सारा कुछ डिटेल्स इसमें जो भी रहेगा वो सब कुछ करेक्ट फिल करना है। तो फिजिकल ड्राइव अगर जो जो हमारा एक्सटर्नली कनेक्टेड, जैसे जो हार्ड डिस्क हो गया, जितना भी डिस्क एक्सटर्नली कनेक्टेड है हमारा, वो अगर लेना है, सेलेक्ट करना है, उसका क्लोन करना है पूरे डिस्क का, पूरे ड्राइव का, तो हम फिजिकल ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर कोई पार्टीशन वो चीज़ करना है, जैसे लॉजिकल लोकल डिस्क CDF जो भी है हमारा, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को, तब वो हम लॉजिकल ड्राइव। अगर पहले से हमारे पास इमेज फाइल है, पहले से हमको कोई इमेज फाइल मिलता है, उसका हमको एक और क्लोन करना है, तब इमेज फाइल। कंटेंट ऑफ अ फोल्डर, कंटेंट ऑफ अ फोल्डर क्यों? अब जैसे कि कोई हमको पर्टिकुलर चीज किसी ड्राइव से कोई एक छोटा सा ही चीज ही क्लोन करना है, पूरा ड्राइव क्लोन करना नहीं है। तो अब क्लोन करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, अगर पूरा ड्राइव क्लोन करेंगे, या फिर अगर पूरा लोकल ड्राइव भी क्लोन करेंगे तब भी। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर चाहिए हमको, तो उसके लिए हम ये सेलेक्ट करेंगे। फिर CD DVD सबके लिए हमारा ये आ जाता है। तो अभी जैसे कि लॉजिकल ड्राइव करते हैं सेलेक्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा ये सारा पार्टीशंस लिस्ट हो जाएगा। जिस भी पार्टीशन का हमको करना है क्लोन, उस पर क्लिक करना है, फिनिश। यहाँ पे इमेज डेस्टिनेशन डालना है, ठीक है, ऐड पे क्लिक करना है। अब ये कुछ फॉर्मेट्स आ गया, इमेज फॉर्मेट्स, रॉ हो गया या फिर DD। अब इसमें क्या होता है, वही एक्चुअल फाइल्स जो हमारा सिस्टम में है वो सारा चीज़ हमारा क्लोन होगा। मेटा डेटा कुछ नहीं आएगा हमारा, ये कंप्रेस नहीं होता है, इसमें बहुत सारा हमारा ये सब है, दिक्कत है। इससे हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये हमारा सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इन सब चीज में थोड़ा फास्ट होता है इससे, क्योंकि ये हमारा कंप्रेस्ड फाइल नहीं रहता है। स्मार्ट फॉर्मेट्स हो गया। फिर हमारा E01, ये हमारा कंप्रेशन सपोर्ट करता है हमारे सेगमेंट्स के फॉर्म में, सेगमेंट्स में इमेज बनाता है। फिर AFF, एडवांस फॉरेंसिक फॉर्मेट, ये भी हमारा हाईली से कंप्रेस करता है। इसमें कोई भी हमारा साइज का ये नहीं रहता है डिस्क का, कि इतना ही साइज का हमारा क्लोन बन पाएगा। ज्यादातर हमारा यही दोनों यूज होता है, E01 में भी करते हैं। नेक्स्ट, अब केस नेम कुछ डाल दिया जाएगा, एविडेंस नंबर जो हमारा उस क्राइम होगा उससे उस टाइम पे। यूनिक डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अगर कोई पेन ड्राइव मिलता है तो वो कौन सा सैंडिस्क था, उसका नेम, मॉडल नेम, कलर हो गया उसका, मॉडल नेम, कलर, साइज, स्टेट, वो सिस्टम में लगा हुआ था या कहाँ था, लोकेशन, ये सारा चीज। एग्जामिनर का नाम हो गया हमारा। फिर कुछ अगर नोट्स लिखना है तो वो चीज हमारा। फिर नेक्स्ट, अब इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पे डालना है, न्यू फोल्डर, ओके। फाइल नेम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है
इमेज फ्रैगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स में हमको इमेज बनाना है। जैसे 50 GB का हमारा डिस्क है, ठीक है, तो अब कितने कितने सेगमेंट्स में उसका इमेज बनेगा, वो चीज सेलेक्ट करना है हमको। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देते हैं। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा इसमें कंप्रेशन का स्पीड, किस टाइप से हमको कंप्रेशन करना है। जैसे कि अगर फास्ट करेंगे तो हमारा कंप्रेशन क्वालिटी घट जाएगा, बट अगर स्लोली करेंगे तो हमारा क्वालिटी सही रहेगा। अब जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ हमारा छूट जाए, कुछ बिट छूट जाए, बट अगर हम सही तरीके से आराम से उसको टाइम लेके करने देंगे तब वो सही से हमारा कंप्रेशन एक एक चीज सही से होगा। अब ये इंक्रिप्शन के लिए है। अगर हमको इस इमेज में इंक्रिप्शन लगाना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो वो चीज़ हमारा पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के बाद जब भी हम फिर उसको अगर कनेक्ट करेंगे, उसको फिर हम एनालाइज करेंगे, तब सबसे पहले हमको इमेज का पासवर्ड उसको अनलॉक करना होगा, तभी कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश करके अब इस चीज को चेक कर लेना है, वेरीफाई द इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अब इमेज बनने के बाद हमको इसका इंटीग्रिटी चेक कर लेना है कि जो इमेज बना है हमारा वो सही इमेज बना है या नहीं बना है। अब इसका हमारा हैश वैल्यू इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हैश वैल्यू हम इसका लेंगे, हैश वैल्यू चेक करेंगे, जो कि हमारा ये टूल ऑटोमेटिकली कर देगा। तो उसको सेट कर देते हैं। अब ये टाइम लगाएगा, बट पहले से हमने किया है तो उसको देखते हैं। इसमें भी हमारा वही, जितना बड़ा हमारा डिस्क रहेगा उतना टाइम लगेगा। अब जैसे ये हमारा टूल है ऑटोप्सी, अब ये हमारा नॉन वोलेटाइल डाटा के एनालिसिस में हेल्प करता है। ये देखो, सारा चीज जो भी हमारा उस डिस्क में था वो सारा कुछ हमारा लिस्ट कर दिया गया है। चाहे डिलीटेड फाइल्स है, इंस्टॉल प्रोग्राम्स, फाइल्स का मेटा डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंफॉर्मेशन, हमारा कौन कौन सा हमारा उसमें यूजर्स था, वो सारा चीज, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उस टाइम पे यूज हो रहा था हमारे जब क्लोन किए थे, कौन कौन सा प्रोग्राम हमारा रन हो रहा था, वो सारा चीज। फिर शेल बैग्स में देख कौन कौन सा रिसेंट फाइल्स था, रिसेंट फोल्डर्स में वो इंटर कर रहा था। यूएसबी डिवाइसेस, कौन कौन सा यूएसबी डिवाइसेस तब तक उसमें लगा था, जब से वो एक सिस्टम रीसेट करने के बाद जब हम उसका क्लोन किए तब तक का हमारा सारा यूएसबी डिवाइसेस, उसका हमारा डिवाइस का नाम, मॉडल, आईडी हो गया। फिर अगर ब्राउजर से रिलेटेड हमको देखना है तो ब्राउजर से वेब ब्राउजर्स। अब इसी में हमारा क्या रहता है कि जो भी चीज हमको मिलता है, जैसे कि हमारा लोकेशन हो गया। अब इस वाले में हमारा लोकेशन वाला नहीं था, बट जैसे कि कोई वैसा वेबसाइट पे गया जैसे जियो लोकेशन जिसमें हमारा ऑन हो, जियो लोकेशन वो लोकेशन एक्सेप्ट कर परमिशन दिया गया हो, तो उसमें हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारा यहाँ पे लोकेशन भी, हमारा मेटा डेटा में हमारा लोकेशन भी आएगा। अब मेटा डेटा का दिखाते हैं आगे। वेबसाइट्स तो नहीं, इमेजेस में आता है हमारा मेटा डेटा, जैसे लोकेशन हो गया वो सारा चीज। अब वेब सर्चेस, जो भी चीज उस टाइम सर्च हुआ होगा, जो भी कीवर्ड्स डाला गया होगा, अब किस प्रोग्राम के थ्रू, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू यूज हो रहा था, उसका मेटा डेटा हमारा। मैक टाइम स्टैम्प इसी को कहते हैं, मॉडिफाइड, एक्सेस और क्रिएटेड, यहाँ पे चेंज्ड भी। अब क्या क्या कीवर्ड्स डाला, जो चीज हमारा यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट फाइल में, वो सारी चीज देखेंगे। जैसे कि कुछ ब्राउज करता है तो वो चीज हो गया। इनक्रिप्शन डिटेक्टेड, अब जो जो अब समझो कि एक टीबी का ही हार्ड डिस्क है, अब उसमें हमारा बहुत सारा फाइल्स है, अब मैनुअली चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अब इसलिए हमारे ये सारे टूल्स यूज होता है, क्योंकि ये टूल्स में प्लगइन्स हमारा लगाया रहता है। सारा कुछ हमको जिस टाइप का टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम प्लगइन सेलेक्ट करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमारा सारा चीज एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। अब जैसे देखो कि अब ये चैलेंज आ गया हमारे सामने कि अब ये 3
4 फाइल्स जो है हमारा ये सारा इंक्रिप्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब इसको अगर हमको पर आगे इन्वेस्टिगेट देखना है कि इस पीडीएफ फाइल के अंदर हमारा क्या है, तो अब सबसे पहले इसका हमको पासवर्ड ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो अब पासवर्ड ब्रेक करने में हमारा टाइम लगेगा, वो जरूरी नहीं है कि हमारा तुरंत में हो ही जाए। अब जिस टाइप का जितना बड़ा हमारा पासवर्ड रहेगा, जितना बड़ा कॉम्बिनेशन, जिस टाइप से हम उसको क्रैक करने का ट्राई करेंगे, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक में हम ऑल कॉम्बिनेशंस लगा देते हैं, हर एक कॉम्बिनेशंस उसमें अप्लाई होता है, चाहे जितना भी बने हमारा, तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। पीडीएफ फाइल हो गया, डॉक फाइल हो गया, हर एक चीज में हमारा पासवर्ड क्रैकिंग में हमारा टाइम लगेगा। तो इस कारण से जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होगी या गवर्नमेंट एजेंसीज, तो वहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन रहता है, ठीक है, जीपीयू बेस्ड, क्योंकि पासवर्ड क्रैकिंग्स में हमारा जीपीयूज का बहुत ही ज्यादा नीड है। बट जब एनालिसिस होता है ना, वहाँ पे हमारा जीपीयू यूज नहीं होता है, वहाँ पे हमारा जो वर्क स्टेशन रहता है ना, उसका रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये सारा चीज हाईली अपग्रेडेड रहता है, जो नॉर्मल सिस्टम्स में नहीं रहता है। तो वो हमारा एनालिसिस के लिए काम आता है वर्क स्टेशंस, और जैसे फ्रेड वर्क स्टेशन हो गया। बट इसके लिए हमारा पासवर्ड क्रैकिंग के लिए जीपीयू बेस्ड हमारा वर्क स्टेशन, जैसे कॉमिनो ग्रैंडो हो गया, ये सारी चीज, वो हमारा वर्क स्टेशन 24/7 चलते रहता है। एयर कूलिंग, उसको कूलिंग करने के लिए सारा कुछ हमारा उसमें दिया रहेगा, ताकि वो अब लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है तो फिर वो गर्म भी, हीट भी होगा, तो उस टाइप की लिक्विड कूलिंग सब दिया रहेगा। अब ये कुछ और फाइल्स ये सस्पेक्टेड है अभी तक, इनक्रिप्शन ये फाइंड तो नहीं कर पाया, बट अभी इसीलिए हमको सस्पेक्टेड शो कर रहा है। जो हम उसमें बताया था, जब तक हमारा कोई फाइल मैलिशियस उसमें स्ट्रिंग्स नहीं मिलता है, तब तक हम किसी भी फाइल्स को एविडेंस नहीं मानेंगे, वो तब तक हमारा सस्पिशियस ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही इस सॉफ्टवेयर हमारा इन 3 फाइल्स को इनक्रिप्शन सस्पेक्टेड माना है, ठीक है, क्योंकि अब डाटाबेस फाइल्स है, ये तीनों डाटाबेस फाइल्स है। अब इसके अकॉर्डिंग ये 3 फाइल्स हमारा इनक्रिप्टेड है, बट हमारे अकॉर्डिंग ये 3 फाइल्स इनक्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डाटाबेस फाइल्स है। अब क्यों इसलिए इनक्रिप्टेड ये शो कर रहा है, क्योंकि इसका एंट्रोपी यहाँ पे 7.9.8 बता रहा है। अब जैसे कोई एक मैलिशियस फाइल रहता है ना, तो उसका एंट्रोपी जो है हमारा, वो 6.8 से अबव रहता है, ठीक है। अगर अबव गया तो वो हमारा सस्पिशियस रहेगा, ठीक है। फिर एग्जिफ मेटाडाटा, अब कोई इमेजेस जैसे है, यहाँ पे देख लो, जो भी इमेज है हमारा, किस इमेजेस का मेटाडाटा, किस डिवाइस से वो कैप्चर किया गया था, कौन सा कंपनी था। अब यहाँ पे इस इमेज में जैसे दिखा रहा है हमारा, यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, तीनों चीज। अब जैसे कि आजकल फोन्स में हमारा कैमराज में लोकेशन इनेबल रहता है, तो कोई भी फोटो जब क्लिक किया जाता है, तो उसमें हमारा मेटा डेटा में हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड दोनों चीज आ जाता है, कहाँ पे हमारा फोटो लिया गया था, किस फोन से लिया गया था, सारा कुछ हमारा, एक एक फ्लैश ऑन हुआ था, नहीं हुआ था, ये सारा चीज भी। अब जैसे कि अगर देखते हैं, अगर एक का मेटा डेटा निकाल के, तो इस इमेज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन बताता है एग्जिफ डाटा, ठीक है। इसका हमारा सॉफ्टवेयर से आता है एग्जिफ डाटा व्यूअर, ये ऑनलाइन साइट है हमारा, जहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, रिजोल्यूशंस आ रहा है हमारा, एमआईएमई टाइप आ रहा है, किस टाइप का हमारा फाइल था, फ्लैश ऑन उस टाइम हुआ था या नहीं हुआ था, फिर हमारा एक्सपोजर टाइम, फिर और भी हमारे इसमें डिटेल्स आते, इनकोडिंग
किस टाइप से हमारा इमेज इनकोडेड है, वो सारा चीज हमारा। और भी इसमें कुछ डिटेल्स आता है, जैसे कि अगर कि कैमरा का जो फ्लैश शटर था वो कितने स्पीड में ये हुआ, हमारा शटर हुआ, रिजोल्यूशन कब क्रिएट हुआ, जीपीएस लोकेशन, किस फोन का हमारा कैमरा था, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हाँ एक कुछ था, ये जो फोटो अपलोड करते हैं ना, ये सोशल मीडिया वाले तो मेटा डेटा हटा देते हैं, कैसे हाँ इसमें? हाँ, वो सब हमारा जो जब इमेजेस को आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर से उठाते हैं, तो वो सब पेज अपलोड होता है, तो वो सब कंप्रेस होके जाता है, वो सारा मेटाडेटा वहां पर से हट जाता है। लेकिन सर अगर वो डॉक्यूमेंट से भेजेगा ना बंदा तो वो रहता है। हाँ डॉक्यूमेंट से अगर आप भेजोगे तो वो हमारा रहेगा। बट डॉक्यूमेंट में आप इमेज को अपलोड तो नहीं कर सकते हो कहीं पे फेसबुक पे या फिर कहीं, वो तो आप सेंड कर सकते हो किसी को पर्सनली। केस अगर इंस्टाग्राम पे कोई हाँ फोटो जियो लोकेट कैसे करेंगे? नहीं, तो उसका नहीं हो, क्योंकि उस पे हमारा कंप्रेस होके जाता है। अगर नहीं, अगर हम डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं तब कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट की तरफ से लेकिन करें सर तब उस, हाँ इंस्टा के पास जैसे फोटो जा रही है उसमें हमारा हाँ मेटा डेटा है, ठीक है, हाँ तो हाँ उनके सिस्टम पे या उनके सर्वर पे तो वो मेटा डेटा हमारा हाँ होता है, हाँ, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट हमारा आई हो थी दो सकता हजार है, वहां चौदह में पे वो हमारा मेटा होगा। डेटा। हाँ वहां पे हमारा अच्छा। होगा मेटाडेटा। तो उसके लिए तो फिर हमको फिर आगे वारंट इशू करवाना होगा, तब उस कंपनी के थ्रू, तब जाके हमारा तब फिर मिलेगा, इससे फिर आगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर वो वारंट का चक्कर लगेगा। बट अगर इमेजेस हमको कहीं पे मिल जाता है सिस्टम में या कहीं पे भी, तब हमारा इजी हो जाता है। ओके सर। ओके सर। हम्म। अब एक्सटेंशन मिसमैच, अब जैसे कि आप देखे हो कि जैसे कोई फाइल है, कोई पेलोड बनाया, जैसे EXE फाइल है, कोई मालवेयर है, अब उसको स्पूफ करके हमारा डाल दिया कर दिया जाता है, PDF में हो गया, JPG में, या किसी भी अलग फॉर्मेट में। तो वो सारा चीज देखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, इसका MIME टाइप हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट है ये, बट यहाँ पे हमारे ये डैट फाइल में ये सारा बना हुआ है। तो ये सारा चेक करना है। ये भी हमारा XML फाइल है, बट ये अलग ही फॉर्मेट में है। अब ये सारा JPG था, तो ये हमारा टेक्स्ट फाइल है। अब और क्या चीज मिलेगा हमको कीवर्ड्स में, जैसे ईमेल एड्रेसेस। अब कोई इमेजेस उसमें हमारा होता है, जैसे इमेजेस बहुत सारा है या फिर PDF है, कुछ है, कहीं पे भी हमारा अगर ईमेल आईडी से रिलेटेड हमारा कुछ भी इसको मिला स्ट्रिंग्स, तो वो सारा चीज हमारा वहां पे लिस्ट करेगा। देखो जितना भी ईमेल एड्रेसेस हमारा था 1178 सारा हमारा ईमेल एड्रेसेस आया है। फिर हमारा इमेजेस, और जो इमेजेस उसमें हमारा था उस टाइम पे, वो भी हमारा आया। अब हमको बस यही देखना है कि कौन सा इमेजेस हमारा सस्पिशियस है, जो जो जैसे, क्योंकि अब जब रियल टाइम पे जब काम होगा ना, तो उस टाइम पे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अब उस टाइम पे एक टास्क दिया रहेगा कि हाँ ये करना है, तो उस टाइम पे रिलेट करना में आपको होगा। बट जैसे कि अगर कोई भी मतलब एक एविडेंस फाइल या फिर कहीं से भी कुछ उठाए, तो अब उसमें जैसे CTFs होता है, तो CTF अब जैसे आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप रिलेट कर पाते हो इसमें कि ये इमेज हमारा जैसे मिला, किस टाइम पे हमारा ये इमेज वो फोटो क्लिक किया था, उस टाइम के क्रॉस फिर वो देखा जाएगा कि हमारा, क्योंकि एक केस था उसमें इस तरीके का था कि एक लड़का था, जैसे वो ड्रग्स बेचता था, तो वो ड्रग्स बेचते टाइम वो किडनैप हुआ। तो किडनैप जो हुआ, तो लास्ट जब ड्रग वो दिया था उस टाइम पे वो एक फोटो खींचा था जो उसको पैसा मिला था। तो उसके थ्रू फिर पता किया गया था कि वो कहाँ पर से किडनैप हुआ था एग्जैक्टली वो सारा चीज इस तरीके से, क्योंकि फाइल जो इमेजेस होता है उसका मेटा डेटा सब में आ जाता है। फिर वेब एक्टिविटीज थोड़ा बहुत और भी हमारा क्या क्या सर्च किया था, डोमेन हमारा ये सारा आ गया। और उसमें हमारा कौन कौन सा यूजर्स था, कितना यूजर्स था, वो सारा चीज लिस्ट होगा, कौन कौन से यूजर्स उसमें किस किस चीज को ओपन कर रहा था। वो आगे जब उसको देखेंगे, जैसे इसमें देखा जाएगा हमारा, जब उसका रैम का किया जाता है फॉरेंसिक्स सही से, तब हमारे पास उसमें आएगा कि ये यूजर्स हमारा उसको एक्सेस किया था। अगर हम जैसे कि नेटवर्क ओपन फाइल्स
नेटवर्क शेयर कुछ किया हुआ है तो उन सब जगह पे कौन सा यूजर शेयर किया, आ, किसके थ्रू, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल क्या चीज के थ्रू शेयर किया जा रहा था, तो वो सारा चीज, अरे हर एक यूजर का हमारे यहाँ पे SID है, यूनिक ID, जो हर एक यूजर का रहता है। अब इसमें जैसे कि हमको कुछ कोई कोई टॉप पॉइंट्स मिला, जैसे जो सस्पिशियस मिला, अब उन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ये सारा, इन सबको हम टैग कर लेते हैं एविडेंस। ये 3 सस्पेक्ट सस्पिशियस एविडेंस। कुछ और मेटा डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट जैसे कि ये सारा हमारा पता चल गया कि ये सारा मैलिशियस है, सस्पिशियस है, ये सारा एविडेंस हमारा है। अब जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक रॉ डाटा जनरेट करेगा, रॉ डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा। उस रॉ डॉक्यूमेंट को, क्योंकि हर एक जो टीम रहती है हमारी फॉरेंसिक की, उसमें हमारी डॉक्यूमेंटर भी रहता है, जो कि हमारा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंटर इसलिए क्योंकि अब टेक्निकल जो हमारा फॉरेंसिक टीम है वो उस तरीके से लिख नहीं सकता है डॉक्यूमेंट निकल रहा है, इस टूल के थ्रू हमारा जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसके थ्रू अगर हमारा किया तो अब वो उसको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हमारा डॉक्यूमेंटर है। तो ये सारा जितना भी हमारा टीम में मेंबर्स रहेगा, डॉक्यूमेंटर हो, मतलब एनालिस्ट हो गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, फोटोग्राफ, हर एक लोग उसको डॉक्यूमेंट अपना अपना रॉ फॉर्मेटिक तरीके से बना के सेंड करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटर का काम रहेगा कि हर एक डॉक्यूमेंट को आ, सही तरीके से अंडरस्टैंडेबल वे में लिख के तब जाके उसको प्रेजेंट करना है कोर्ट में। तो अब जनरेट रिपोर्ट करते हैं। अब किस फॉर्मेट में करना है वो सारा चीज हमारा HTML में जैसे की है। एविडेंसेस ओके, नेक्स्ट चेक करके अपना ऑल रिजल्ट्स, और रिजल्ट कर लिए, फिनिश। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको देखते हैं। अब जो जो चीज हम इसमें सेलेक्ट किए थे वो सारा चीज हमारा एड्रेसेस, ओके, ऑल रिजल्ट हम कर लिए थे, तो इसमें जितना भी हमारा रिजल्ट आया तो वो सारा चीज हमारा यहाँ पे आ गया था। अब अगर हम वहाँ पे सेलेक्ट किए होते स्पेसिफिक जो था हमारा, स्पेसिफिक टैग रिजल्ट्स, एविडेंस, फिनिश, तब जो जो टैग किया गया था बस वही सारा चीज हमारा आएगा। तो इस तरीके से रिपोर्ट बनेगा हमारा केस का समरी, जो जो चीज हम डाले होंगे उस टाइम पे वो सारा चीज हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया, क्या क्या प्लगइन्स मॉड्यूल्स लगाया गया उसमें, एंड्रॉयड एनालाइजर, ड्रोन एनालाइजर, ईमेल एड्रेसेस, जो हम उसमें कीवर्ड्स में जो हमारा ईमेल एड्रेसेस आया था वो हमारा इस प्लगइन लगाने के कारण आया था। इंक्रिप्शन डिटेक्शन मॉड्यूल जो हुआ था हमारे वहाँ पे, तो वो हमारा इसके थ्रू आया है। एक्सटेंशन मिसमैच वाला हमारा ये हो गया, फाइल टाइप हो गया हमारा, रिकवरी के लिए हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स इसमें अपना जो मॉड्यूल्स हम लगा रहे हैं, जो जो इंजेस्ट कर रहे हैं उसमें, वो सारा चीज वही चीज वो एक्सट्रैक्ट करके हमको शो करके देगा। क्लियर है? सर तो ये जो हाँ। ऑटोप्सी है हम्म। बेसिकली, हम्म। जैसा सारा इतना इसने कुछ बताया, तो सर ये फिर प्राइवेट कंपनीज तो करती होगी, लेकिन गवर्नमेंट भी करती है क्या? जैसे साइबर पुलिस हो गई, या फिर जो भी है फॉरेंसिक का जो भी अपना नहीं, डिपार्टमेंट है। देखो, ये सारा जो टूल्स है ना, हमारा ओपन सोर्स टूल्स है ना, ऑटोप्सी। यस सर। अब ये टूल वहां पे गवर्नमेंट में बस वही टूल यूज होगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, कोर्ट अप्रूव्ड टूल्स हो, लाइसेंस टूल्स। ठीक है, वहां पे सिर्फ हमारा वही टूल यूज होता है, मेथड यही फॉलो होता है, जो इसका जो चीज जो मेथड से ये वर्क करता है, जिस भी मेथड से वही चीज वो भी करता है, बट हमारा वहां पे सिर्फ लाइसेंस टूल्स ही वहां पे चलेगा।
क्योंकि तो अब सर जैसे हम्म, FTK है तो ये लाइसेंस्ड है, तो ये यूज हाँ होता होगा एक तरीके से। हाँ, FTK हमारा यूज होता है। फॉरेंसिक टूल किट वो हमारा लाइसेंस टूल है। लगभग हर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूज करती है FTK। FTK ओके। है हमारे पास। FTK का हमारा डोंगल लगता है, जब तक FTK हम नहीं उसका डोंगल लगाएंगे तब तक वो चलेगा नहीं। जैसे ये FTK, अब जब जैसे देखो यहाँ डोंगल वो चेक कर रहा है कि डोंगल लगा है या नहीं लगा है। अब जब डोंगल अगर नहीं लगा रहेगा तो वो नहीं खुलेगा। अब फिर एक और चीज देखते हैं, जैसे टॉर ब्राउजर का फॉरेंसिक्स, ठीक है। तो टॉर में हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि टॉर से रिलेटेड वो टॉर में क्या कर रहा था, अगर वो किसी को मेल कर रहा था तो वो सारा चीज देखा जाएगा। बट किस कंडीशन में, अगर हमारा सिस्टम ऑफ नहीं हुआ होगा तभी, क्योंकि जो भी प्रोसेस वो किया वो हमारा रैम में कैप्चर हुआ होगा, ठीक है, जो भी चीज वो किया, ठीक है। तो वो देखते हैं, जैसे कि हम क्लोन किए मेमोरी का क्लोन क्लोन वैसे ही करना है हमारा। उसके बाद एक ये बल्क एक्सट्रैक्टर हमारा सॉफ्टवेयर है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि वो किस किस वेबसाइट्स पे गया था, क्या क्या कौन कौन से वेबसाइट्स। अब यहाँ पे जैसे कि हमको मिलता है ये IP एड्रेसेस हो गया बहुत सारा, गूगल गूगल जीमेल सबका यहाँ पे मिला हमको। अब जीमेल में देखेंगे कि वो यहाँ पे देखो gmail.com, ठीक है। अब इसमें देखते हैं और ईमेल एड्रेसेस, कौन कौन सा ईमेल्स यहाँ पे उस टाइम रैम में लोड हुआ। अब वहाँ पे जैसे किसी का ईमेल एड्रेस मिलता है बहुत सारा, देखो ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, जो जो ईमेल एड्रेस उस टाइम, ये सारा तो चलो इसका नहीं है, किसी पर्सन का नहीं है, बट बहुत सारा फिर भी बाकी और ईमेल्स होगा, जैसे ये सारा। अब इस ईमेल्स को देखना है अब कि किसको मेल किया गया, अगर उसको मेल किया गया हो क्या किया गया। अब देखते हैं इस वाले में JSON.txt में, इसमें हमारा शो होगा क्या क्या चीज हो रहा था उस टाइम पे। अब यहाँ पे ऐसे नीचे आते हैं, इसमें देखो सबसे पहले लोड, यहाँ पे रन बल्क एक्सट्रैक्टर है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज फाइल। सर हाँ जैसे आपने बताया कि जैसे ये जो टॉर के अंदर आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए जब हम उसको मतलब फॉरेंसिक के लिए रखे पकड़े या जो भी एक्सरसाइज, हाँ तो वो सिस्टम ऑन होना चाहिए तभी हाँ हम उससे रैम से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हाँ। सर जैसे हम काली लिनक्स के अंदर या फिर कोई भी ubuntu हो गया, हम्म, हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है स्वैप मेमोरी के लिए कि भाई हाँ आपके रैम 4 GB है तो उतने जीबी का, उससे कम जीबी का या 8 GB है तो 4 GB का आपको स्वैप मेमोरी देना है हाँ। पीसी में, कि हम हाइबरनेट या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वो रैम से थोड़ा क्लीन होके इस पे चले जाए हल्का फुल्का। हाँ। तो जब हम ये फॉरेंसिक टूल चलाते हैं तो ये रैम पे भी करेगा और जो स्वैप मेमोरी उसको भी उठाएगा, या फिर एक तरीके से सेगमेंट अलग होगा कि भैया डिस्क सेगमेंट अलग है और ये अलग है। नहीं देखो, रैम का जब इस तरीके से क्लोनिंग करते हैं ना, तो वो तो सिर्फ हमारा रैम का डाटा क्लोन होगा, ठीक है। बट उन सब चीज को देखने के लिए हमारा और भी फाइल्स रहता है, जैसे यहाँ पे हाइबरफिल, पेज फाइल और स्वैप फाइल, ठीक है। ओके। फिर इन सब को भी हमारा देखा जाता है क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे हुआ होगा। तो ये तो एक एग्जांपल था, डेमो के लिए था कि सिस्टम ऑन छोड़ के दिया गया था। जैसे ही हमारा सिस्टम अगर हाइबरनेट होगा तो हमारा वो hyberfill.sys फाइल में हमारा वो सारा कुछ का स्नैपशॉट एक क्रिएट हो जाता है। ओके सर। अब यहाँ पे जो जो चीज हमको उससे एक्सट्रैक्ट करना है इस पूरे में से, मतलब इमेज जो लोड करेंगे, तो वहाँ पे अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है, आउटपुट का डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टॉप लिस्ट फाइल, अलर्ट्स के लिए, बैनर के लिए जो भी हमको लगाना है, प्लग ये तो प्लगइन्स नहीं, प्लगइन्स हमारा यहाँ पे स्कैनर्स, यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम स्कैन करेंगे उससे, जैसे ईमेल एग्जिफ हो गया, जॉर, वर्ड लिस्ट, फेसबुक से रिलेटेड हमारा सारा चीज़, जिप से रिलेटेड। अब उसके बाद फिर हम उसको सबमिट रन करेंगे, फिर वो टाइम लगेगा। अब 16-17 GB का है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इमेज रैम का इमेज यहाँ पे लोड ऐसे हुआ है। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे है। देखो एक ये मैसेज यहाँ पे कुछ है,
यहाँ पे तुमको शो होगा मैसेज, ये है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे शो हो रहा है हमारा, ये हमारा कहाँ पर से क्या उसका टाइम स्टैम्प हो गया, इमेज का लोकेशन। अब बहुत सारी चीज, सर्चेस, गूगल सर्चेस हिस्ट्रीज, क्या क्या चीज वो सर्च किया, किस किस साइट पे जा रहा था, देखो सारा चीज हमारा रैम में कैप्चर होगा, जो भी वेबसाइट हो गया या किसी भी चीज पे वो सर्च किया होगा, मतलब एक एक प्रोसेस। बट ये जो टूल है हमारा, सिर्फ ये हमारा इन सब से रिलेटेड है, मतलब इंटरनेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन बस ये कैप्चर करके ये एक्सट्रैक्ट करेगा। रैम में तो हमारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ऐसे देखो, इससे हम जैसे कैप्चर किए थे एफटी की वजह से रैम का डाटा, उसके बाद रेड लाइन से या फिर वॉलिटिलिटी से क्या देखे कि उससे क्या क्या प्रोसेसेस चल रहा था, ये सारी चीजें, हैंडल्स, सर्विसेज, वो सारा चीज। बट वो हमारा इस टाइप से यूआरएल्स हो गया, जेपीजी इमेजेस जो जो वो ओपन किया होगा वहां पे वेबसाइट पे, वो सारा चीज वहां पे शो नहीं होगा, क्योंकि वो टूल हमारा सिर्फ उस चीज को एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोसेसेस, इन सब चीज को। बट हर एक चीज के अलग टूल्स है, बट इसीलिए हमारा देखो, अभी जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं तो हर एक चीज के अलग 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 टूल्स यूज कर रहे हैं। अब वहां पे जो टूल यूज होगा गवर्नमेंट में, वहाँ एक तरीके से बोलो ऑल इन वन टूल है, सारा चीज का हमारा वो इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें सारा कुछ हमारा पहले से उसी चीज के लिए बना ही है, तो उसमें पहले से उस टाइप का हमारा कॉन्फ़िगरेशन किया रहता है, तो वहाँ पे इजी हो जाता है। सर जैसे ये अपना टेल ओएस है सर, हम्म। जिसमें अपन पेन ड्राइव वो करके और लाइव बूट करते हैं, तो हम बाद में हटा लेते हैं लाइव बूट में और तो फिर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलेगा ना, मतलब एक तरह से हाँ सिक्योर ही है एक तरह से, अगर हाँ हमारे एक यूजर एंड पर्पज से बोलूं मैं तो। हाँ, लाइव बूट अगर है तो फिर कोई कुछ मिलेगा ही नहीं, अच्छा, बाकी क्योंकि अगर लाइव। पेन ड्राइव अगर हम मिल गई हमको, तो उसमें तो डेटा स्टोर होगा कि भाई इसने कब क्या, मतलब एक लॉजिकल कुछ तो होगा उसमें हाँ डेटा। देखो देखो, अगर हमारा सिस्टम था, सिस्टम में टॉर इंस्टॉल था, ठीक है, उस पे वो यूज किया तो, और ऑफ नहीं किया, ठीक है, तो हमारा कैप्चर हो जाएगा। बट अगर लाइव बूटेबल पेन ड्राइव उस सिस्टम में लगा के उस लाइव बूटेबल पेन ड्राइव पे वो टॉर इंस्टॉल करके यूज करेगा कुछ भी, तो फिर और उसके पेन ड्राइव को लेके ओके चला गया, तब फिर हमारा कैप्चर कुछ नहीं होगा। ओके। क्योंकि अब जो भी प्रोसेस चल रहा है तो सब तो हमारा उस पेन ड्राइव में चल रहा है, इस सिस्टम से तो कुछ मतलब है ही नहीं। बस इसमें ये पता चलेगा कि सिस्टम में कौन सा पेन ड्राइव कनेक्ट हुआ उस टाइम, उसका मॉडल, ये सारा चीज। और सर ये जैसे हम मान लो रेडिट है, हाँ। तो इसके अंदर पार्टीशन जैसे हम एलवीएम में बनाना है, तो जैसे सर हम, आपने भी देखा होगा काली में हम इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो एक होता है नॉर्मल आप पार्टीशन कर दो, हाँ। एक होता है वो बोलता है आप इनक्रिप्ट विथ एलवीएम जो है इनका एक सपोर्टेड, वो करके देखो। हम्म। तो उसमें एक नॉर्मल पासवर्ड जो हमने दिया था काली का वो तो रहता है, लेकिन एक इनक्रिप्ट पासवर्ड होता है जब हम बूट करवाते हैं मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो सबसे पहले वो क्रिप्ट SD5 समथिंग कुछ दिखाता है, पासवर्ड डालो, फिर वो 2 मिनट लेगा, फिर वो एंटर करेगा, फिर एक पासवर्ड आपका है। हम्म। तो वो क्या मतलब, अगर मान लो किसी को लॉक डिवाइस मिला है, इंक्रिप्टेड है पूरा, तो खोलना आसान होता है इतना, मतलब एफटी नहीं के देखो, या एफटीके सबसे ये अगर बायोस का लॉक लगा हुआ है सबसे पहले, ठीक है, हाँ सर। तो उस कंडीशन में देखो, बायोस लॉक का ये मतलब नहीं है कि हार्ड डिस्क में भी लॉक है लगा हुआ। बायोस हाँ, लॉक मतलब सिर्फ बायोस लॉक, वो तो फिर तो हम ऐसा कर नहीं करेंगे सर कि हार्ड डिस्क को निकाल ही लेंगे, बाहर निकाल के उसको दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा सिस्टम ऑन है उस टाइम पे तो हम हार्ड डिस्क को नहीं निकाल सकते हैं, हाँ सबसे क्योंकि पहले फिर हम रैम डेटा, को हाँ कर, हाँ, सही सही। तो उस टाइम पे ओके हम सर। क्या करेंगे ना, अ, सबसे पहले हम सीमॉस बैटरी जो है हाँ जी सर। उसको हाँ वो निकालना है। सीमोस हाँ बैटरी से हाँ, शॉर्ट करवा के ये अपन। सारा चीज है, हाँ, सीमॉस बैटरी हो गया, जंपर्स हो गया, ये सारा चीज उन सब के थ्रू फिर किया जाएगा उसको। अगर वो हो जाता है, अगर फिर भी हार्ड डिस्क में फिर भी लॉक लगा हुआ है, अब हार्ड डिस्क में अगर लॉक लगा हुआ है तब फिर उसको क्रैक करने में टाइम लगेगा, क्रैक पे लगाया जाएगा, अब जब तक क्रैक होता है तब आगे किया जाएगा। अब देखो इसमें कैरियर्स में जैसे कि आईटी फील्ड्स में लगभग सॉक टीम हो गया तुम्हारा, थ्रेट इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन सब जगह पे इन सब का रोल्स आता है, ठीक है। अब
नेटवर्क सिक्योरिटी में जैसे हमारा नेटवर्क का किसी ऑर्गेनाइजेशन में को सिक्योर करके रखना है, तो उन सब जगह पे भी इसका रोल है कि इंटीग्रिटी चेक करते रहना है। जो जो लॉग्स आ रहा है हमारा कि जो जो हमारा नेटवर्क्स पे एक्सेस कर रहा है वो सारा चीज देखना है कि कौन हमारा कर रहा है नहीं कर रहा है। अब कंपनीज भी बहुत सारे कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी सब हायर करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गया हमारा, ये सारा कुछ हमारा हायर करता है। इसमें एमएनसीज हो गए, एंटीवायरसेस के जो कंपनीज होती है वो सारे भी इसको हायर करती है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को। अब इसमें जैसे कि तुम्हारे पास स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में डायरेक्टली तुम नहीं जा सकते हो इसमें, तुमको पहले जैसे लोकल पुलिस हो गया उन सब के थ्रू या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन सब से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद जब धीरे एक्सपीरियंस होगा तब तुम्हारा परमानेंट या तो तुम्हारा वहां पे होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते करते, या फिर कहीं दूसरे जगह जब तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके फिर अच्छे जगह पे हो सकता है। इसके लिए तुमको वही चीज ग्रेजुएशन हो गया, बट ग्रेजुएशन के बाद जो नॉर्मल जैसे आईटी में ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद फिर 3 से 4 साल का कोई साइबर सिक्योरिटी कोर्स, और फिर अगर कोई सर्टिफिकेशंस ले लो, स्किल्स है तो बेस्ट है। हेलो सर, हम्म, बायोस अगर बायो सुपरविजन पासवर्ड लगा हुआ है मिलता है वहाँ, सपोज लोकेशन से, क्राइम लोकेशन से अगर हमें लैपटॉप मिलता है उसमें बायो सुपरविजन पासवर्ड लगा हो, कैसे टाइम? हाँ हेलो, हाँ सर। क्या बायोस में पासवर्ड लगा होता है तो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर हमें लैपटॉप में जो है बायो सुपरविजन पासवर्ड लगा हुआ मिलता है, हाँ हाँ, इस पे कैसे उसको हटाएंगे? क्योंकि लैपटॉप का अलग है, लैपटॉप में आपको बायोस को लॉक ही कर देना होगा, कुछ टाइम्स गलत पासवर्ड इंटर करके लॉक करवा देना है बायोस। उसके बाद वो एक टेम्पररी कोड जनरेट करता है। अब या तो वो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो, या फिर उसका सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस कोड को फिर वो एक तरीके से ओटीपी जैसे फॉर्म में आता है, उस तरीके से वो एक टेम्पररी कोड रहता है। जब वो कोड हम इंटर करेंगे या मैन्युफैक्चरर को देंगे तो एक हमारे पास कोड दूसरा कोड आएगा, उस कोड से फिर हमारा वो ओपन होगा। लैपटॉप में इस तरीके से हो सकता है। ओके। फिर जैसे कि देखो मालवेयर्स, इसमें हमारा मालवेयर जैसे कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जैसे साइबर सेल्स हो गया या कहीं पे जगह पे छोटे छोटे एजेंसीज में, वहाँ पे उतना ज्यादा केसेस क्लाउड का हो गया या इन सब का नहीं आएगा। तो बैंक फ्रॉड ही आता है सारा हाँ, कुछ। ज्यादातर हमारा बैंक फ्रॉड तो बहुत ही रहता है, डेली ही रहता है। ये फिर फिशिंग उशिंग का हमारा आ जाता है, इन सब टाइप का। अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, कुछ मर्डर हुआ या कुछ इस टाइप का, तो उन सब जगहों पर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगभग मिल ही जाता है। एक मोबाइल फोन तो कम से कम मिनिमम एक फोन तो मिल ही जाता है ना? तब फिर वहां पे हमारा तो जैसे कि कुछ चीज है मोबाइल से रिलेटेड, हमारा मोबाइल फॉरेंसिक्स क्लियर होना चाहिए, विंडोज, लिनक्स, ये सारा चीज, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, ये सारा अटैक्स के बारे में, ये कुछ बेसिक है जो हमारा स्टार्टिंग करवाएगा। एक बार बस अगर तुम्हारा ये सारा कुछ सही है, इंटर की है अगर इस फील्ड में हो गया इंटर, उसके बाद तब जाके तुम अपना धीरे धीरे उसको आगे इंक्रीज सब कुछ फिर आगे भी करते रहो। क्योंकि वहां पे तुम्हारा देखो, जब इसमें है कि जैसे कि आप तुम कहीं पे काम कर रहे हो तो टीम में तुम्हारा हर एक मेंबर रहेगा, वहाँ पे मालवेयर के लिए अलग पर्सन रहेगा, नेटवर्क्स के लिए अलग रहेगा, हर एक चीज के लिए अपना अपना स्पेशलाइज रहेगा। क्योंकि अगर कोई नया पर्सन आता है, मतलब जैसे समझो कि मैं क्लोनिंग में एक्सपर्ट हूँ और कोई रिकवरी में एक्सपर्ट है। अब रिकवरी वाले को क्लोनिंग दिया जाएगा, क्लोनिंग वाले को रिकवरी दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, गलती से ही, अब क्योंकि उसको सही से पता नहीं है, वो ट्राई एंड एरर एक तरीके से करेगा और कुछ टेम्परेशन हो जाएगा एविडेंस में, तो फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण से जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, जिस टास्क में स्पेशलाइज्ड है, वही चीज उसको करना है। क्लियर है? यस सर। देखो इसमें जैसे देखो यहाँ मोबाइल नंबर्स भी आया था जो जो उस टाइम पे
वेबसाइट्स पे लोड हुआ होगा, चाहे कहीं वो टाइप किया होगा, कुछ उस टाइप का। सिम में भी तो सर डेटा बहुत सारा वो होता है, एक कॉन्टेक्ट के अलावा बहुत सारी चीजें उसमें सेव रहती है, तो वो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना एक तरीके से किसमें? सिम में। हाँ, मोबाइल फोन्स में देखो, अगर मोबाइल फोन मिलता है तो उसके साथ अगर सिम है मेरे पास, ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, उस सिम का क्लोनिंग करेंगे, उस सिम का एक और क्लोन बनाएंगे, ठीक है। अब और बाय क्लोन, चांस सर उसके अंदर उसने पुक कोड लगाया हुआ है जो एक नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आता है, तो अब कोड लगा होता है चाहे कुछ हो, अब हम इन्वेस्टिगेटर तो हम लाइसेंस, मेरे पास वारंट इशू करवाए हुए रहेंगे ना, आईएसपी हाँ वारंट वही है। सब कुछ मेरे पास रहेगा, तभी तो हम कर सकते हैं। हाँ पुक कोड, हाँ खुल जाएगा हाँ फिर तो। हाँ। क्लोन करने के बाद फिर हम जो ओरिजिनल सिम है उसको अपना रख देना है अपना, फिर उसी सिम पे देखना है क्या किससे बात करता था, नहीं कॉल डिटेल सब तो हमारा वो वही देगा, सीडीआर जो हमारा है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो तो आईएसपी ही देगा हमारा, है ना। कोई नहीं, जैसे देखो, एक ये सॉफ्टवेयर है हमारा मालवेयर के लिए। अब जैसे कि इसमें एक रैट हमने ओपन किया था, अब ये क्या क्या चीज बता रहा है, इस फाइल का हमारा हैश वैल्यू, फाइल सिग्नेचर्स, वो चीज हो गया हमारा, ये किस टाइप का फाइल था, एमजेड फाइल था हमारा, EXE फाइल था, एग्जीक्यूटेबल किस 32 बिट सिस्टम के लिए बना था ये, वो सारा चीज हमारा, GUI था हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट पे बना था, जिसका सिग्नेचर इसका शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का। इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे आ रहा है, इंडिकेटर्स क्या होता है हमारा, कौन कौन सा ब्लैक लिस्ट है, देखो यहाँ पे ये URL में हमारा IP एड्रेस आ रहा है। अब ये हमारा क्या कर रहा है कि जो भी हमारा आगे देखेंगे, अभी तक की हमारा मैलिशियस है, सस्पिशियस है, क्योंकि यहाँ पे IP एड्रेस शो हो रहा है। फिर हमारे ब्लैक लिस्ट में 28 ब्लैक लिस्ट शो हो रहा है, फंक्शंस में 84 फंक्शंस ब्लैक लिस्टेड है, जो मैलिशियस होगा या सस्पिशियस है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं वायरस टोटल पे, वायरस टोटल हमारा सारे को डिटेक्टेबल, सारे एंटीवायरसेस हमारा सारे डिटेक्टेबल बता रहा है कि मैलिशियस है ये। इंट्रोपी देखो यहाँ पे 3.669, इसका इंट्रोपी बहुत कम है, बट यहाँ पे इंट्रोपी कितना है, 5। इंट्रोपी इसका कम है बट फिर भी ये मैलिशियस है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा इंट्रोपी ही देख के हम बता पाए कि वो फाइल हमारा मैलिशियस है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इस फाइल का हम ये फंक्शंस देखते हैं, 14 फंक्शंस ब्लैक लिस्टेड है। अभी देखो, डाउनलोड डाटा डाउनलोड कर सकता है, ये मेमोरी का स्ट्रीम बना सकता है, सेंड कर सकता है, किसी से कनेक्ट करवा सकता है, ये सारा जो हमारा DLLs है ना, ये सब कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर ये सारा DLLs हमारा उस फाइल में मिलता है तो फिर आगे जरूरी है चेक करना है, क्योंकि वो DLLs हमारा अगर किसी पर्सन के थ्रू मैलिशियस बना के भेजा गया होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। अब स्ट्रिंग्स में देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग शो हो रहा है कि वो क्या क्या चीज कर सकता था, हर एक चीज का फंक्शन, डाउनलोड डाटा, कनेक्ट, लोड, शेल, डिलीट, राइट, स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे IP एड्रेस भी आ रहा है, ये भी उसमें TCP क्लाइंट कनेक्शंस बनाता होगा। मतलब इस तरीके से एक एक चीज को मतलब केयरफुली देखना है, जो जो हमको लगे कि हो सकता है। और भी हमारा था, ये जो IP एड्रेस था ना, ये जिस जगह पे वो कनेक्शन भेज रहा था, वो मालवेयर हमारा जिसके भी पास वो कनेक्शन भेज रहा था, जैसे कि हम एक पेलोड बनाए, वो जिसके पास जा रहा था तो उसका वो हमारा वहाँ पे IP एड्रेस होगा। कोई नहीं, ओके, क्लियर था सबको? हेलो।
यस सर। ओके, तो फॉरेंसिक्स का यही है, अब तुमको कैरियर्स इसमें तुमका बहुत अच्छा है आगे के फील्ड टाइम पे, जैसे कि अभी जो कर रहे हो अभी कुछ टाइम लगेगा, बट आगे चल के तुम्हारा जैसे कि क्राइम सारा कुछ तुम्हारा डिजिटल होते जा रहा है, तो आगे तुम्हारा क्राइम्स और भी बढ़ेगा। अब क्राइम्स बढ़ेगा तो फिर हमारा फॉरेंसिक्स का जॉब प्रोफाइल सारा कुछ हमारा इसका भी रूल्स आएगा, डिमांड में आएगा। Research is okay. सर मुझे आपसे वो हाँ पूछना था सर आपसे। हाँ जी सर, मैंने क्वालिफिकेशन मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो 12th ही मैंने क्लियर किया है, तो उसके बाद मैं अकाउंट्स में आया था, तो क्या फिर मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ? आ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत, बट टेक्निकल नॉलेज जो सिस्टम को जो स्किल्स बताए थे, सिस्टम जी चलाना, उसका फाइल सिस्टम्स हो गया, इन सब चीज के बारे में, सिस्टम कैसे वर्क करता है, नेटवर्क्स के बारे में, इन सब चीज का अगर नॉलेज है तो जी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स में जो भी आपकी है कोई बात नहीं, बट एक मतलब आईटी फील्ड का एक सर्टिफिकेशन होगा, एक डिग्री, वो एक ले लोगे तो एक हेल्प आ जाए आगे और हो जाएगा सही से। अब मतलब है ना, डिग्री जैसे मतलब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के लिए? ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन हो गया, या फिर मतलब कोई एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रीम में, एक मतलब आईटी स्ट्रीम में कोई एक डिग्री। ब्रदर टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए बस। बट मैंने क्रो सिक्योरिटी में मैंने कंसल्टेंट से पूछा था, तो वो कह रहे थे कि आपको इस कैसे से पढ़ा करके आपको जहाँ आपको चॉइस लगे वो आप वहाँ पे कैरियर बना सकते हैं। बट एक आईटी स्ट्रीम में आपका, एक आईटी स्ट्रीम एक स्टार्टिंग जब तक आपका उससे नहीं होगा, देखा जाता है, मांगता ही है बहुत जगह, ऐसा नहीं है। कम से कम एक आईटी का रहेगा डिग्री ना, तो एक हेल्प हो जाता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, बहुत लोग जाते हैं जो आईटी से नहीं है वो भी जाते हैं, बट कम चांसेस कम रहते हैं। ओके। जी बट सर ऐसा, मैं क्या एथिकल हैकिंग में जाना, फील्ड में जाना चाहता हूँ मैं, हाँ तो जी, तो उसके लिए फिर मैं अगर ऐसे उसमें जॉब के साथ साथ जैसे जॉब लगेगी तो उसके साथ साथ कर सकता हूँ मैं, उस बाद में कर लूंगा। हाँ, तो आप साथ में भी कर सकते हो, ऐसा ये नहीं है कि आप उसके बाद ही करो या उसके पहले करो, ऐसा नहीं है, आप साथ साथ भी सीख सकते हो। अब बट वही है, इसको सीखने के लिए आपको पहले अटैक्स, इन सब चीज के बारे में पता होना चाहिए, किस टाइप से अटैक्स होता है वो सारी चीज, क्योंकि अब जब तक अटैक के बारे में नहीं पता रहेगा तो नहीं होगा, फाइंड कर पाओगे वो आप। तो फिर हाँ जी। क्या चीज? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अगर जो मैं आपका ये 1 ईयर का कोर्स है, जो मैं इसको एनरोल करता हूँ, तो उसके बाद तो सर्टिफिकेशन सीए का सर्टिफिकेशन लूंगा, तो उसके बाद तो डेफिनेटली है वो तो कर पाऊंगा। हाँ, वो तो आप करोगे ही, वो मतलब बोल रहा था, मतलब अगर जैसे कि किसी एक को सिर्फ फॉरेंसिक में ही जाना है, बाकी उसको मतलब अटैक सब इस सब चीज के बारे में पता नहीं है, तब के लिए मैं बोल रहा जी हूँ कि उसको मतलब इस चीज के बारे में बेसिक जो नॉलेज है इन सब चीज का, अटैक्स का, नेटवर्क्स का, जी जी। सिस्टम का, इन सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। सर जैसे अपन इसी काउंसिल ओके। का सीएचएफआई होता है हाँ सर्टिफिकेट, हाँ। अगर मैं इसी काउंसिल के अलावा कोई दूसरा सर्टिफिकेट जो मैं चाहता हूँ, तो ऐसा हम्म। कोई और है ब्रांड टाइप की भाई, मैं एग्जाम पास करूं और मेरे को उसका वो चाहिए फॉरेंसिक का, जैसे हमारे एक उसमें नॉर्मल उसमें तो क्रेज यही रहेगा सीएचएफआई इसका, हाँ अपने इसी काउंसिल का, उसके अलावा फॉरेंसिक में। हाँ, तो और भी है, हमारा जीआईएसी का है, अच्छा सर। और भी आपको पता चल जाएगा, आप सर्च करो इन चीज के बारे में, फोरेंसिक्स के बारे में, जो इसका अगर लिंक्डइन पे हुआ चाहे कहीं पे भी, आप उसके कॉन्टैक्ट्स बना के रखो, फोरेंसिक के जो भी हमारा इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गया या फिर कुछ भी उस टाइप का, जो भी हमारा पर्सन फोरेंसिक्स में है, उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखो, बात करते रहना है, क्योंकि आपको वहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही आपको इन्फॉर्मेशन इसका मिलेगा। जैसे कि अभी हमारा ये गुरुग्राम साइबर सेल का आया था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही इंफॉर्मेशन हर जगह शेयर किया जाएगा, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इसी जगह पे, तो वहीं सबसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
तो कनेक्शंस बस बना के रखना है इसमें। इसमें हमारा ये भी बताया भी गया है फॉरेंसिक्स में कि जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए तो अब आप कनेक्शंस, आप अगर फ्रेशर हो तो अपना कनेक्शन बनाओ और बना के फिर उसको स्टेबल रखो फ्यूचर तक, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी हेल्प लिया जा सकता है। ओके तो तो सर एक 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 वन मिनट वन हाँ सर, हम इसमें कोर्स एनरोल के बाद तो इंटर्नशिप का क्या रहेगा सर इसमें? इंटर्नशिप देखो, अब जॉब के लिए आपको स्टार्टिंग में इंटर्नशिप जैसे फॉरेंसिक्स के करना है आपको, तो फॉरेंसिक्स में इंटर्नशिप भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टार्टिंग में इसमें देखो एक्सपीरियंस खोज, अगर अच्छे जगह पे आपको चाहिए तो उसके लिए एक्सपीरियंस मांगता है। तो इसी सब जी तरह से आपको एक्सपीरियंस होगा, इंटर्नशिप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कहीं पे पार्ट टाइम हो गया, या लोकल पुलिस के साथ हो गया। जी। तो वो आप क्रो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है या फिर कुछ अप्लाई करना होगा? इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड करवाएगी। ओके। सर जैसे आपने बोला साइबर पुलिस इधर, सर प्रॉब्लम इधर क्या है, मेरे कुछ फ्रेंड्स लगे तो है, लेकिन बात यह है कि वो आपको कुछ उस पे काम करवा देंगे, CCTNS जो इनका क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, वहाँ ये सारा कुछ करवा देंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि भाई वो आपको डेटा रिट्रीविंग का जो भी है पॉसिबिलिटी वो नहीं देंगे, इनफैक्ट केस फाइल पे भी काम नहीं हाँ करवाते। हाँ, डेटा रिट्रीविंग का देखिए, डेटा रिट्रीविंग जो होता है, रिकवरी, वो गारंटीड नहीं सॉफ्टवेयर सब रहता कुछ है। पड़ा है इनका, लेकिन ये यूज नहीं किए जाते हैं। कॉन्टेक्ट वाले बंदे को अगर कर दिया तो कर दिया, बाकी एक जैसा हम जैसे न्यू कमर्स होते हैं कि हमको काम करना है, रेज्यूमे देके जो भी एक्सेस है उस प्रोसीजर के बाद भी वो काम नहीं करने देते, कहते हैं DCP का ऑर्डर है, ये वो एक्सेस है इनका। तो हम क्या मतलब कह के क्या पोर्टफोलियो दे के भी ग्रेजुएट हूँ मैंने इसमें ये किया है, मतलब किस तरह से कन्विंस करे एक तरीके से उनको। अब देखो, एक्सपीरियंस अगर रहेगा ना तो वो लोग करेगा ही, ऐसा नहीं है। बट वही तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी से है इंटरनली कहीं पे भी, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जहाँ से हेल्प मिल सकता है आपको, तब वो इसमें कोई कांटेक्ट ही चाहिए। अब कांटेक्ट नहीं रहेगा तो फिर अब ये नहीं कि मतलब कहीं पे गए ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस पे नहीं मिल सकता है। आपको कांटेक्ट बना के रखना है, पता करते रखना है, कोई एक पर्सन वहाँ का जो रहेगा वही आपको करवा सकता है। जल्दी मतलब ओके सर। जल्दी मतलब नहीं लेता है, बहुत लोग मना भी कर देता है, ऐसा होता है, बट नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, ओके सर। हेलो, ओके बाय, ओके सर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।